चलिए बताइए क्या डाउट्स हैं। प्रोबेबिलिटी x मोर देन, मान लो इसमें 4 तरह के केसेस हैं। एक तो ये हो जाता है बताओ जी, तो x कोई भी रैंडम वेरिएबल है, x फिक्स नहीं है, डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस है या मिक्स्ड है, कोई भी रैंडम वेरिएबल है, तो उस केस में क्या फॉर्मूला होगा इसका। सो हालांकि ये थ्योरम है, लेट x बी एनी रैंडम वेरिएबल एंड fx of x is CDF of x, then बताइए, कोई बताइए जिनको याद है बताओ। सो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट, पहले वाला फॉर्मूला क्या होगा। अब तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा एक्चुअली। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ इसको तुम अगर लिखना चाहो तो ये कुछ ऐसा है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू बी माइनस प्रोबेबिलिटी, माइनस कर रहे हो तुम तो किसको बाहर करोगे, तो यहाँ होगा x स्ट्रिक्टली लेस देन a। तो इसका नोटेशन जो मैं यूज करता हूँ ये हो गया CDF एट b, और ये हो गया CDF एट a, नहीं a माइनस, तो ऊपर माइनस लगाने का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट एट a। तुमने लिमिट्स कंटिन्यूटी पढ़ी होगी सब लोगों ने। तो मैं अगर a माइनस लिख रहा हूं मतलब a पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे a पे इक्वल नहीं लगा है, यहाँ b पे इक्वल लगा हुआ है, इसलिए मैं लिखा CDF एग्जैक्टली एट b। तो अगर CDF मुझे दिया हुआ है तब ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, आई थिंक यही तुम पूछ रहे थे ना। हाँ, तो कैसे फाइंड करेंगे। सो आगे है नेक्स्ट, इसको लिखोगे तो ये होगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन b माइनस प्रोबेबिलिटी, अब घटाना है तुम्हें तो यहाँ एक पहले वाले को घटाना पड़ेगा। सो x लेस देन a, सो इसको मैं जो नोटेशन यूज कर रहा हूँ उसके हिसाब से ये होगा आपका CDF एट b माइनस CDF एट a, और इसको लिख सकता हूँ x लेस देन इक्वल टू b माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू a, इक्वल टू a भी घटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ इक्वल टू है नहीं इसलिए मुझे घटाना पड़ रहा है। सो ये होगा CDF एट b माइनस CDF एट a। अच्छा यहाँ मैंने थोड़ा गलती कर दी ना, दोनों माइनस लगाए क्योंकि इक्वलिटी कहीं भी नहीं है ना, तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, b माइनस a माइनस मतलब CDF एट b माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ b, और माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट एट a CDF में। और ये हो गया, इसको तुम लिखोगे प्रोबेबिलिटी x लेस देन b माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू a, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास CDF एट b माइनस माइनस CDF एट a, ठीक है, इस तरीके से। ओके जी, किसी को डाउट है इसमें देखो। सो इन जनरल ये किसी भी रैंडम में अगर CDF दिया हुआ है तो इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर PDF या PMF पता है, तुम्हें पता ही है कि डायरेक्टली इस इंटरवल पे इंटीग्रेट कर दो। अगर PDF है तो CDF, PMF है डिस्क्रीट है तो उस केस में इस बीच के जो भी पॉइंट्स है उस पर तुम समेशन कर लोगे। सो वैसे भी कर सकते हैं और CDF के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताओ सर जी।
सर वो जो आप मतलब कि पीडीएफ मतलब पीडीएफ गिवन रहता है तो सर उसमें आप चेक करते हैं कि ये कंटिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है या मिक्स्ड है। मिक्स्ड है। तो उसमें हर एक पॉइंट पर उसकी अगर वैल्यू 0 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट करने पर 0 हर पॉइंट पर आना चाहिए तो कंटिन्यूअस रहेगा। यस, तो सर वो पीडीएफ में ऐसा होता है कि सीडीएफ में होता है, पीडीएफ में नहीं। पीडीएफ तो कॉन्टिन्यूअस का ही होता है और पीएमएफ डिस्क्रीट का ही होता है। मिक्स जो होगा तुम्हारे पास वो सीडीएफ में ऐसा होगा। और अगर मिक्स का जब अगर तुम्हें पीडीएफ सीडीएफ दोनों दिया होगा, मिक्स्ड कैसा होता है कि पीडीएफ पार्ट भी होगा और सीडीएफ पार्ट भी होगा, वैसा होगा। जैसे फॉर कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब शॉर्ट में सीडीएफ बोलते हैं, तो उसी को डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं। तो जहां भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखा हो मतलब वो सीडीएफ ही है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखा होने का मतलब सीडीएफ ही है वो, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और सीडीएफ सेम ही है, अलग नहीं है। डेंसिटी फंक्शन लिखा रहेगा तो पीडीएफ है, मास फंक्शन लिखा रहेगा तो पीएमएफ है, ठीक है ना। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो वो सीडीएफ है, ठीक है। सर जी कंडीशनल कन्वर्जेंट और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्या होता है? हाँ, अच्छा ये डिस्कस नहीं किया हमने ना, उसमें पूछा भी नहीं था। सो मेरे को बताने के बाद ना अपना क्वेश्चन करवा देना, मैंने ग्रुप में भेज दिया है। जी जी जी, कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या होता है और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्या होता है। सो इसमें क्या है समझो। सो पहले मैं लिखा देता हूं व्हाट इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, दोनों अलग अलग बता देता हूं, ठीक है। सो कंडीशनली कन्वर्जेंट है मतलब ये पूरी तरह से कन्वर्जेंट नहीं है, ये कंडीशन है ना। सो इसका मतलब ये है कि कोई सीरीज है समेशन ए एन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, मान लो ऐसा है, दिस इज कन्वर्जेंट बट समेशन मॉड ए एन दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। तो इसको बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट, है ना। और यहां पे क्या होता है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट में कि समेशन ए एन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी दिस इज कन्वर्जेंट as well as summation mod an n from 1 to infinity this is convergent, ठीक है। सो हालांकि ये कन्वर्जेंट होना काफी है ये कन्वर्जेंट होने के, मैं थ्योरम लिखा दूंगा अभी एक। सो एक थ्योरम ये होता है कि कंडीशनली कन्वर्जेंट, ये थ्योरम है, सॉरी नॉट कंडीशनली, एब्सोल्युटली, ठीक है ना। सो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, ठीक है। मतलब क्या है दैट इज, इसी थ्योरम को दूसरे वर्ड में लिखूं कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो कि दिस इज कन्वर्जेंट देन गारंटी है कि जो समेशन ए आईज होंगे या ए एन ये कन्वर्जेंट होगा ही, ठीक है। सो जो भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगा ही, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। रिमार्क क्या है, कन्वर्स ऑफ एबव स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये जस्ट वन वे है। कन्वर्स ऑफ एबव स्टेटमेंट मतलब अगर कोई सीरीज खुद कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉड का दूसरा नाम है ना, आपको याद है मॉड्यूलस बोलते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉड्यूलस का एक दूसरा नाम एब्सोल्यूट वैल्यू है। सो समेशन एन अगर कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं है ये कन्वर्जेंट हो, तो उसी तरह के केस में उसको कंडीशनली कन्वर्जेंट बोलते हैं कि जो खुद तो कन्वर्जेंट हो बट उसका मॉड कन्वर्जेंट नहीं है, तो वो कंडीशनली कन्वर्जेंट हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। सो कोई बताओ मुझे इसका एग्जाम्पल, एक ऐसा सीक्वेंस सीरीज बताओ मुझे
जो खुद कन्वर्जेंट हो और मॉड लेने पे कन्वर्जेंट ना आता हो? कोई बताओ मुझे। हाँ, कोई पर्टिकुलर एग्जांपल बताओ, कोई पर्टिकुलर एक सीक्वेंस बताओ मुझे, मतलब सीरीज बताओ कोई पर्टिकुलर। अल्टरनेटिंग सर। यस, ऑल्टरनेटिंग में कौन सा वाला? सारे ऑल्टरनेटिंग थोड़ी। सो -1 की पावर n इंटू 1/n ले लो। सो ये क्या है? खुद कन्वर्जेंट है, ठीक है। ये कन्वर्जेंट होता है किससे? लेबनिज थ्योरम है ना उसके लिए, तो इससे लेबनिज रूल जो होते हैं टेस्ट करने के लिए, ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट भी बोलते हैं उसको। सो दिस इज कन्वर्जेंट, बट तुम मॉड ले लो इसका। अब जब भी तुम इसका मॉड ले लोगे तो मॉड लेने का मतलब क्या है? माइनस खत्म, तो ये जस्ट ये आ जाएगा। मॉड लेने का मतलब है ये आ जाएगा, एंड दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। तो ये जो सीरीज है ये कंडीशनली कन्वर्जेंट हुआ, तो उसको बोलेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली में क्या है? खुद भी हो और मॉड लो तब भी कन्वर्जेंट हो। जैसे एग्जांपल देखो, कोई इसका एग्जांपल बताओ, खुद भी होगा मॉड लेंगे तब भी कन्वर्जेंट होगा। सर जी, सेम एग्जांपल में -1 टू पावर n हटा देंगे। अरे तो मॉड लोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, तो हो ही जाएगा। कोई अल्टरनेटिव बताओ, सही बोल रहे हो तुम, वो भी ठीक है। यस, हाँ जी बिल्कुल, कुछ पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था? हाँ बताओ। सर ये जो 1/n सर सीरीज होता है, ये तो डाइवर्जेंट होता है, बट सीक्वेंस में ऐसा कन्वर्जेंट होता है ना? हाँ हाँ हाँ, यस यस, हम सीरीज की बात कर रहे हैं। सीरीज कन्वर्जेंट कब होता है? जब उसका सम फाइनाइट आ जाए। और सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होता है? जब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाओ, कोई फाइनाइट नंबर आ जाए। तो सीक्वेंस के कन्वर्जेंट का मतलब है लिमिट लगाना तुम्हें। सीरीज के कन्वर्जेंट का मतलब है उसका सम फाइनाइट आना चाहिए, तो इसका सम इनफिनाइट आता है, हार्मोनिक सीरीज है ये। हाँ सर, ये डाउट था सर, उस दिन भी सर यही दिक्कत थी। इसका एग्जांपल ये दे सकते हैं 1/n² + 1। यस, यहाँ तुम ये दे सकते हो -1 की पावर n इंटू 1/n² ले लो, तो ये भी कन्वर्जेंट है। कैसे कन्वर्जेंट होगा? लेबनिज रूल से। लेबनिज रूल होता है ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट से। एंड साथ में साथ इसका मॉड लगा दो, तो जब मॉड लगाओगे माइनस खत्म, तो 1/n², दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट। सो खुद भी कन्वर्जेंट है, मॉड भी कन्वर्जेंट है। तो इस तरह के सीरीज को बोलते हैं हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो उसका मॉड भी और उस तरह से एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो ये जो सीरीज है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हुई। ठीक है, तो ये तो हो गया डेफिनेशन, ठीक है। थ्योरम अगले पेज पे लिखा दिए, है ना। सो इसमें कहा कन्वर्स नॉट ट्रू है, तो उसका एग्जांपल वही हो गया जो मैंने कहा कि -1 की पावर n इंटू 1/n। तो ये जो एग्जांपल है जो खुद कन्वर्जेंट है लेकिन इसका मॉड कन्वर्जेंट नहीं है, तो ये मैं कह रहा कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर an कन्वर्जेंट होगा तो जरूरी नहीं है मॉड कन्वर्जेंट हो। तो ये इसका एग्जांपल है जो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है। ओके, अब क्वेश्चन जो तुमने भेजा वो देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन बताने हैं? लिखा है 30। ओके, हाँ कह रहा ध्यान से देखो इसको, अब तुम खुद ही बता दो अगर समझ आया होगा। सो अच्छा देखो, मैं पहले ये पूछ लूं तुमसे, ये सीरीज कन्वर्जेंट क्यों नहीं है? तुम कौन सा टेस्ट लगाओगे? पी टेस्ट। इसमें ये होता है कि n की पावर 1 से ज्यादा है तो कन्वर्जेंट होगी सीरीज, और अगर n की पावर 1 या 1 से कम है तो डाइवर्जेंट होगी। तो n की पावर 1 है इसलिए डाइवर्जेंट है, सॉरी पावर हाँ, n की पावर 2 है, मोर देन 1 है, इसलिए कन्वर्जेंट है ये। पी टेस्ट होता है ना। तो अब तुम अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, अब तुम्हें समझ आ ही गया होगा आंसर। ऐसे देखो, सो जो 30 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है -1 की पावर n + 1, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी अपॉन में √n। सो पहले बताओ ये कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा, ये बताओ मुझे। इज इट कन्वर्जेंट और नॉट? हाँ, चलिए अल्टरनेटिंग है, इसका नहीं पता सर। नहीं पता? तो अल्टरनेटिंग टेस्ट करने का क्या तरीका होता है? देखो, टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज को कैसे टेस्ट करोगे? मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का है, -1 की पावर n या n + 1 कुछ भी ले लो, और an। जब भी तुम्हें इसको टेस्ट करना हो कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तुम्हें दो चीजें देखनी है। पहली चीज, एक तो अल्टरनेटिंग होनी चाहिए, तो टर्म तुम्हें दिख ही रहा है, और दूसरी बात ये है, चलो इस तरह का है जहां पे जो an है वो मोर देन 0 है, ठीक है।
an मोर देन 0 है, तो तुम्हें इसको टेस्ट करना है। तो सबसे पहले तुम्हें एक चीज चेक करना है इसे, बस उसके लिए बस तुम्हें एक ही चीज चेक करना है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an कहां पे जा रही है, 0 पे जानी चाहिए। हाँ, दूसरा भी टेस्ट करना पड़ेगा। एंड an मस्ट बी डिक्रीजिंग, तो a1 मोर देन इक्वल टू a2 मोर देन इक्वल टू a3 मोर देन इक्वल टू a4 डॉट डॉट डॉट, मतलब दैट इज जो an है सीक्वेंस, दिस इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। सो ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करो, बताओ, कन्वर्जेंट है ना। तो सिंपल तुम क्या देखोगे, इसको तुम ठीक से लिखोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो गया, -1 की पावर n+1 इंटू एन। देखो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, n+1 हो n-1 हो n हो, सेम बिहेवियर, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सो n+1 है तब भी, n-1 है तो भी, n है तो भी, टेस्ट सेम ही रहेगा, बट ये टर्म ऑल्टरनेट होनी चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसा होना चाहिए बस। सो इस तरह का हो गया। तो यहाँ तुम क्या देख रहे हो कि an की जगह पे 1/√n है। अब तुम खुद ही चेक कर लो कि a1 की वैल्यू तुम्हारे पास आएगी 1, a2 की वैल्यू आएगी 1/√2, a3 की वैल्यू 1/√3, a4 की वैल्यू 1/√4। तो क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग है ना, a1 ज्यादा है a2 उससे कम, हाँ डिक्रीजिंग है। एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/√n 0 हो गया। सो ये दो कंडीशन चेक करने हैं तुम्हें, जब भी ऑल्टरनेटिंग सीरीज हो आपको दो कंडीशन चेक करना है कि पहली बात ये जो an के प्लेस पे है उसको 0 पे जाना चाहिए और डिक्रीजिंग होनी चाहिए, तो वो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब दिस इज कन्वर्जेंट, खुद तो कन्वर्जेंट है। अब मुझे इसका मॉड लेना है, अब क्या करना है, इसका मॉड लेना है। सर ये बॉन्ड कन्वर्जेंट की अल्टरनेटिव सीरीज के लिए होगा जी, ये सिर्फ ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए टेस्ट है। सर सिलेबस में तो नहीं है वैसे। हाँ, ये सीयूईटी में नहीं है एक्चुअली, उसमें लिखा नहीं है। तो अब देख लो इसका समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अब तुम मॉड ले लो, तो -1 की पावर n+1 अपॉन √n। सो मॉड लिए तो माइनस बाहर, सो 1/√n, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अब इसके बारे में क्या बोल सकते हो तुम, डाइवर्जेंट है सर। सो ये p टेस्ट से n की पावर है 1/2, 1/2 है लेस देन 1, तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंट हो गया। सो दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सीक्वेंस को क्या बोलोगे, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या कंडीशनली कन्वर्जेंट है, ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट या कंडीशनली कन्वर्जेंट है, फिर से बताओ। किसी को समझ नहीं आया, तुम सब क्या पढ़ते हो यार। बता तो रहे हैं हाँ, एक ही ने बताया ना, क्या है बताओ, क्या आंसर है, सर कंडीशनल कन्वर्जेंट। कंडीशनल कन्वर्जेंट। कंडीशनल में ये था कि खुद कन्वर्जेंट है, उसका मॉड लेने पे कन्वर्जेंट नहीं आएगा, तो वो कंडीशनली कन्वर्जेंट हुआ। और एब्सोल्युटली मतलब है खुद भी कन्वर्जेंट है और मॉड लेने के बाद जो सीक्वेंस आ रही है वो भी कन्वर्जेंट है, दोनों कन्वर्जेंट है, तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गया। एब्सोल्यूट मतलब मॉड लेना, तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गया। सो ये देखो खुद कन्वर्जेंट है और इसका मॉड जब लिया तो कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट है। ये डीसी मतलब डाइवर्जेंट। तो इसका मतलब जो सीक्वेंस गिवन था, सॉरी जो गिवन सीरीज था, गिवन सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट। हाँ जी, तो किसका डाउट था, मानना है, समझ आया आपको कि नहीं? यस सर, आ गया। तो उसने पूछा था क्या कन्वर्जेंट है, तो खुद तो कन्वर्जेंट है, ये भी सही बात है, खुद भी कन्वर्जेंट है। डाइवर्जेंट है, नो। कंडीशनली कन्वर्जेंट है, यस। ये दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, ए और सी। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, नो। सो दो ऑप्शन हो गया ना, ए सी करेक्ट हो गया इसमें। तो ओके है जी, आंसर क्या है इसका, आंसर क्या दिया है कि नहीं? नो सर। अच्छा, आंसर नहीं, कोई बात नहीं, दोनों सही है, हाँ ठीक है। और बताओ भाई, और कोई डाउट है, आगे डिस्कस करें थ्योरी।
चलो आज इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। ओके सो एक बार, क्योंकि ये थ्योरी बाकी है तो इसको एक बार आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लिमिट से, है ना। सो चलो अब लिमिट एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सो बताओ तुम लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट? लिमिट होती क्या है? कैसे डिफाइन करते हो तुम लोग लिमिट्स को? डिफाइन कैसे करते हो? निकालना तो सबको आता है, हाउ टू फाइंड द लिमिट, है ना। हाउ टू डिफाइन लिमिट? किसी को नहीं पता लिमिट मतलब क्या मीनिंग है लिमिट? चलो मैं लिख देता हूं। अगर f(x) कोई फंक्शन है और तुम लिखते हो लिमिट x टेंड्स टू, मान लो कोई नंबर है a और ये लिमिट है l के इक्वल, इसकी क्या मीनिंग है? क्वेश्चन लिमिट निकालना तुम्हें आता है कि तुम कैसे निकालते हो? मैं पूछ रहा हूँ लिमिट की मीनिंग क्या है, मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ जस्ट मैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट? सर जो x है वो a को अप्रोच कर रहा है सर, इसमें मतलब तो यही है। ठीक है, हाँ सर लेफ्ट हैंड में लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट पर को अप्रोच किया है, अप्रोच ओके चलो ये भी एक कंटीन्यूअस नहीं होगी सर। तुमने एक रिजल्ट बता दी, तो वो एक थ्योरम है जो तुम बता रहे हो कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x). ये तो थ्योरम हो गया एक। तो पूछ रहा हूँ लिमिट का मीनिंग क्या है? अभी कुछ ललित बता रहा था, बताओ क्या बता रहे तुम? सुना नहीं मैं। सर वो मतलब x जो a को अप्रोच कर रहा है सर। यस x minus mod of x minus a less than epsilon होगा नेबरहुड में। ओके देखो सिंपल टर्म में बोले तो जब x जैसे जैसे a के क्लोज जा रहा है ना, वैसे वैसे f(x) क्या है? a के क्लोज जा रहा है। ये सिंपल मीनिंग है इसका। एक मतलब ये होता है कि इफ एंड ओनली इफ x अप्रोचेस टू a implies f(x) अप्रोचेस टू l। इसका ये मतलब है कि जब x की वैल्यू a के नेबरहुड में है, मतलब a के बहुत क्लोज है, a कोई फिक्स रियल नंबर है, जब a की वैल्यू a के बहुत क्लोज है तो उस केस में f(x) की वैल्यू l के बहुत क्लोज आएगी। या f(x) की जो अप्रोक्सीमेट, जब x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू a है तो f(x) की अप्रोक्सीमेट वैल्यू l आएगी। ये मीनिंग हुई लिमिट्स की। लिमिट्स क्यों आप लगाते हैं? लिमिट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे f ऑफ a और इसमें क्या डिफरेंस है? कोई बताओ मुझे इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये fa लिखने में और ये लिखने में क्यों ये लिखना पड़ता है मुझे? सर इसमें एग्जैक्ट वैल्यू लगती है, उसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहती। हाँ यहाँ x कभी भी a के इक्वल नहीं होगा। यहाँ x या तो a से स्लाइटली ज्यादा है या स्लाइटली कम है, a के इक्वल कभी नहीं होगा। अगर इक्वल होता तो फिर ये मीनिंग हो जाएगी। ठीक है, सो कॉन्टिन्यूअस में तुम देखते हो कि इक्वल हो जाती है। क्यों? क्योंकि फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट उसमें सेम आंसर देती है ना। तो क्वेश्चन ये लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी? लिमिट का मतलब है कि x एग्जैक्टली a नहीं है, x a के थोड़ा ज्यादा है या थोड़ा कम है। अब ये थोड़ा डिपेंड करता है तुम कैसे डिफाइन कर रहे हो। मान लो एप्सिलॉन कोई नंबर है मोर देन 0, सो यहाँ x का मतलब है a प्लस एप्सिलॉन है या a माइनस एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, कुछ भी ले सकते हो तुम। तो जब x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू a है तो उस केस में f(x) की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी उसको हम लिमिट बोलते हैं। फाइनल मैथमेटिकली इसको अगर डिफाइन करो तो उसका मतलब जो बता रही थी वो कि ये होता है कि फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0, तुम कोई भी एप्सिलॉन मोर देन 0 ले लो। ठीक है, क्या लिखते हो आगे? देयर एग्जिस्ट डेल्टा मोर देन 0। एप्सिलॉन डेल्टा कोई रियल नंबर है, हो सकता है एप्सिलॉन की वैल्यू 0.1 हो सकता है डेल्टा की वैल्यू 0.2 हो, इस तरीके से कि एप्सिलॉन डेल्टा कोई नंबर है। सो कोई भी एप्सिलॉन तू चूज कर लो, इनफिनिटली मेनी ऑप्शंस है, कुछ भी ले लो, वो हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलेगा मुझे इस तरीके से कि इफ कि जो मॉड x माइनस a अगर डेल्टा से कम है। इसका क्या मतलब हुआ मैथमेटिकली? ये मतलब है कि x और a बहुत क्लोज है। कितना क्लोज है? इतना क्लोज है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस डेल्टा से भी कम है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस डेल्टा से भी कम है, वो डेल्टा एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा। तो बोल रहा तुम कोई भी एप्सिलॉन दो मुझे, मैं एक डेल्टा ढूंढ लूंगा इस तरीके से कि x जो है a के क्लोज होगा। कितना क्लोज? उसके बीच का गैप जो है एप्सिलॉन डेल्टा से भी कम होगा। तब उस केस में
जो तुम्हारा fx है माइनस l है वो उस एप्सिलॉन से भी कम होगा, मतलब वो बहुत क्लोज होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि fx l के बहुत क्लोज होगा, तो यही मैं यहां लिख रहा था। इसका मीनिंग ये है और इसका मीनिंग ये है, ठीक, कि जब एक x a के बहुत क्लोज है तो fx l के बहुत क्लोज है। सो मींस when you take x as approximately a then fx will give you value approximately l। फाइन, ये तो मीनिंग होगी लिमिट की, कि मीनिंग क्या है। और ये थ्योरम है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। फाइन, तो ये डेफिनेशन है सर, डेफिनेशन, और ये तुम्हारा वो हो गया। तो मीनिंग क्या है ना, क्वेश्चन ये कई बार बच्चे पता है क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लेकिन उनको डेफिनेशन नहीं पता होता है कि है क्या, क्योंकि ध्यान नहीं देते ना डेफिनेशन पे, इसीलिए। ओके, तो ये तो हो गया लिमिट्स की मीनिंग। लिमिट्स निकालना तुम सब जानते हो। चलो एक क्वेश्चन लिख देता हूं जस्ट समझने के लिए। मान लो मैं सिंपली अगर लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और यहां लिख दूं मैं 2, ठीक है, यहां लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। कब? जब x की वैल्यू मोर देन 0 है, जब x इक्वल टू 0 है, जब x लेस देन 0 है। इस तरीके से मान लो। तो मुझे बताओ तुम लोग, पहला क्वेश्चन ये है, देन ऑप्शन ए, लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल मैं डेफिनेशन चेक करवाना चाह रहा हूं कि तुम्हें समझ आया कि नहीं आया। दूसरा ऑप्शन, चलो बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x है। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और यहाँ है 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, वो डिफरेंट सिचुएशन में। अब मैं उसमें जो पीछे डेफिनेशन लगाया वो चेक चाहता हूँ, वो ट्राई करो तुम अप्लाई करके। तो बताओ कौन सा आंसर करेक्ट है इसमें से। सर ए लग रहा है मेरे को तो। ओके, सर ए ही होगा। ठीक है ना, सबको समझ आ रहा है। तो सिंपली आप अगर यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू a प्लस निकालो, a मतलब यहाँ 0 ले लिया, पॉइंट 0 पे बात कर रहा ना। सो अगर 0 पे बात कर रहे हो आप कि 0 के राइट हैंड लिमिट में क्या है, तो x मोर देन 0 यहाँ है। राइट हैंड लिमिट का मतलब ये होता है जैसे कोई नंबर लाइन है, सो यहाँ a है, सो x अप्रोच कर रहा है a को राइट साइड से। a माइनस मतलब x अप्रोचिंग थ्रू a बाई, तो a प्लस कोई राइट साइड का जस्ट नंबर है, a माइनस कोई जस्ट लेफ्ट साइड का नंबर है। a एग्जैक्टली ये पॉइंट है। सो x टेंड्स टू 0 प्लस मतलब x की वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो उस केस में क्या आंसर लोगे? सो जस्ट ये वैल्यू। और तो तुम लोग सोचते हो फिर अच्छा x तो 0 के इक्वल है नहीं, तो आप क्यों 0 रख रहे हो? क्योंकि x अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो मुझे फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही चाहिए, ठीक है ना, इसलिए पुट करते हैं। सो यहाँ x अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो इसमें हम अब तुम्हें चुनना होगा कौन से वाला चूज करें फंक्शन की वैल्यू। तो डिपेंड करता है किस सिचुएशन में है x। x मोर देन 0 है तो यहाँ पुट करोगे x को 0, तो आंसर तुम्हारा 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, अब x 0 से कम है, ठीक है ना, तो उस केस में यहाँ तुम x को 0 पुट करोगे क्योंकि x अप्रोक्सीमेटली 0 है बाई लेफ्ट साइड, सो यू पुट 0, सो ये वैल्यू आपकी आएगी -1। उसी तरीके से सो 1 -1 और f ऑफ 0 फाइंड करोगे,
x जब एग्जैक्टली 0 है तो फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू 2 है, सो ये 2 हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लिमिट तो ये गलत हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी गलत है, एग्जिस्ट कर रही है, 2 है। मे टेक वैल्यू नहीं, fx 1 और -1 नहीं ले सकता, सो fx की f0 की एग्जैक्ट वैल्यू 2 ही है, इट कैन नॉट टेक वैल्यू 1 और -1। कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, इसमें कंटिन्यूस भी होगा नहीं है। हाँ तो ये कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस होने के लिए बात करते हैं आगे। सही हो गया, लिमिट की मीनिंग क्या है वन वेरिएबल में। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस की मीनिंग क्या है। सो सेकेंड वर्ड आता है कॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, है ना। सो अब आप लोग किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कब बोलोगे, किसी पॉइंट पे, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना। तो यहाँ ये होता है कि कोई फंक्शन है, a function fx is said to be continuous at point x is equal to a कोई रियल नंबर है। सो इफ एंड ओनली इफ, तो पहली कंडीशन ये होती है कि fa is डिफाइंड, ये डिफाइंड होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है ना। सो दिस मस्ट एग्जिस्ट। तीसरी कंडीशन है कि अब ये जो लिमिट आएगी तुम्हारी a पे, वो और जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की a पे, वो इक्वल होनी चाहिए। सो ये एग्जिस्ट कब करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो और वही इक्वल fa के हो। सो ये मतलब हो गया, ठीक है। सो ये डेफिनेशन हो गया कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का। सर इसमें वो भी लिख सकते हैं कि इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन देयर एक्सिस्ट डेल्टा f of x minus f of x हाँ। less than epsilon there exists। यस यस, सो तुम जैसे जो कहना चाह रहे हो इसी को दूसरे तरीके से क्या था डिफाइन, तुम ये भी कह सकते हो x टेंड्स टू a माइनस fx लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इज इक्वल टू fa। इसी को दूसरे तरीके से, या दो तरीके से, फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा मोर देन 0, ये सिंबल है देयर एग्जिस्ट का। सो फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा मोर देन 0 सच दैट कि जब x माइनस a लेस देन डेल्टा हो, उस केस में fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, तो बोलेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। बस लिमिट की जगह जो पिछला डेफिनेशन लिखा था उसी में लिमिट की जगह fa आ गया, यहाँ बस l लिखा हुआ था, तो अब l की जगह fa आ गया कि लिमिट और fa की वैल्यू सेम हो, फंक्शन एट पॉइंट a इक्वल हो। ठीक है, आगे क्लियर सबको कंटिन्यूटी। यस सर। एक क्वेश्चन देखो, सो क्वेश्चन है इफ fx is equal to ax plus b when x is more than 1, ठीक है, और c if x is equal to 1, ठीक है, and ax minus b when x is less than 1, ठीक है। सो तुमसे ये पूछा जा रहा है कि तो 3 अननोन हो गया ना, तो यहाँ पे तुम्हें कर 2 ही रख देना चाहिए ना, यहाँ पे ये कर दो, चलो 1 है। सो इफ दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, देन बताना तुम्हें फाइंड
वैल्यू ऑफ ए एंड बी। बताओ ए बी की वैल्यू क्या है? एक की वाला और बी वाला 0। तो ए की 1 और बी की 0। बाकी लोग ट्राई कीजिए। यस सर, ठीक है सर। ठीक है ना? तो सिंपली क्या करोगे तुम, लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालोगे तो आ जाएगी, इसमें x को 1 रखना है, सो a माइनस बी। राइट हैंड लिमिट निकालोगे a प्लस बी, और 1 पे वैल्यू निकालोगे 1। अब ये तुम्हारे पास 2 इक्वेशंस 2 अननोन है, जैसे भी सॉल्व कर लो। सो a माइनस बी भी 1 है और a प्लस बी भी 1 है, तुम ऐड कर लो। सो 2a बराबर 2 तो a बराबर 1। अब किसी इक्वेशन में रख दो तो b बराबर 0। ठीक है, सही है। सो जस्ट तुम्हें डेफिनेशन क्लियर होगा कि लिमिट की मीनिंग क्या है, कॉन्टिन्यूटी की मीनिंग क्या है। कॉन्टिन्यूटी बस ये था कि जब x a को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन विल अप्रोच टू एफ ए। ठीक है, ये चीज है। ग्राफिकली भी तुम इसको देख सकते हो। कई बार क्या होता है, ग्राफिकली मान लो कोई कर्व है, सपोज इस तरह कर्व है। सो कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये है कि जब x की वैल्यू a है सो उस केस में ये तुम्हारा एफ ए है ना, ऐसा है। सो जब तुम नेबरहुड लेते हो a का तो उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें नेबरहुड मिलता है एफ ए का। तो ये थोड़ा ग्राफिकल मीनिंग है कॉन्टिन्यूटी का कि जब x a के नेबरहुड में है तो तुम्हारा एफ एक्स जो है वो एफ ए के नेबरहुड में होगा। तो ये मीनिंग है कॉन्टिन्यूटी का कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगी। एनीवे तो मैथमेटिकली समझ लो, काफी है। अब आता है डिफरेंशिएबिलिटी। सो अभी मैं बात कर रहा हूँ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का, है ना। अभी मैं सिर्फ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। सो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल क्या होता है, कैसे डिफाइन करो? कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कैसे चेक करते हो तुम लोग? एक यूनिट टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। ओके, ये भी ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? So limited as tends to 0, f plus x minus f of a upon h. ओके, सो ये कहना चाह रहे हो तुम कि सो मान लो कोई फंक्शन है, एक फंक्शन है, अ फंक्शन f अच्छा, इन लोगों को आज डाउट नहीं था, इन लोगों को बस कल पूछा था। सो इसको प्लेलिस्ट वो दिख नहीं रहा डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो मैं ये कह रहा हूं कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? अ फंक्शन f इज इफ एंड ओनली इफ। सो एक वर्ड होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना। सो इसका ये मतलब है कि तुम बता रहे थे, तो ये तो ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx minus fa upon x minus a. This is equal to limit x tends to a plus fx minus fa upon x minus a. ठीक है, इस तरीके से। या तुम जो बोल रहे थे that is h के टर्म में जो तुम कह रहे थे कि limit h tends to 0 f of a plus h minus fa upon h, सेम बात है। तो यहाँ x की वैल्यू a माइनस एच रखे, अच्छा माइनस है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने वो लिया है, लेफ्ट हैंड लिमिट लिया है, तो f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच होगा। और x बराबर a प्लस है, इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0। हालांकि दोनों केस में 0 प्लस होता है, मतलब x की वैल्यू 0 से ज्यादा ही होगी, ये समझ लो। सो यहाँ पे हो जाता है f ऑफ x a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अगर बुक में सिर्फ 0 लिखा हुआ है, h टेंड्स टू 0, स्टिल मीनिंग यही है कि h की वैल्यू 0 से ज्यादा ही होगी, मतलब h मोर देन 0 होगा दोनों केस में।
सो या तो ऐसा लिख लो या ऐसे लिख लो। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। और ये तुम एक और काम कर सकते हो, अगर ऐसे नहीं करना हो तो सीधा सीधा डिफरेंशिएट करके और तुम वैल्यू रख दो, द लिमिट यूज कर लो एक्चुअली। डेफिनेशन में किसी को डाउट है? सर आपको पहले से ही पता होगा, ठीक है ना? डेफिनेशन ओके है सबको? अब एक क्वेश्चन करके देखो, कोई डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन था, जैसे एग्जांपल देख लो। मान लो कोई क्वेश्चन होगा ax² + bx + c, मान लो इस तरीके से है। मान लो है कि x मोर देन 0 ले लो तुम, और वैल्यू निकाल पाओगे? हाँ वो भी कर सकते हो तुम। देखो कल वाला ही कर लेते हैं। कल वाला क्या क्वेश्चन था कि x की पावर 2n - 3 sin 1/x ना, कब? जब x नॉन जीरो था, ऐसा कुछ। एक बार चेक कर लेना, यही था शायद, ठीक है ना? सो अब आपसे पूछ रहा है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ n। सो दिस इज डिफरेंशिएबल फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n। n की वैल्यू क्या होगी? 4 ऑप्शन थे हालांकि उसमें, इंटरवल्स कुछ ऐसे था, 4 ऑप्शन देख लेना। ये CUET 2022 पिछले साल आया था, तो उसमें ये क्वेश्चन है। सो चेक करो कि ये डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा। मेनली डिफरेंशिएबल एट 0 बोला होगा, है ना? क्वेश्चन मैच करना है, पेपर में है, कल कराया था मैंने हालांकि। तो देखो मैं सीधा सीधा सॉल्व कर देता हूं इसको, ठीक है? सो यहाँ x ≠ = 0 लिखा हुआ है। सो मतलब ये तुम्हें जब भी ऐसा करना हो, सबसे पहले तुम क्या करना, डिफरेंशिएट ही कर लेना इसको, ठीक है? तो यू जस्ट डिफरेंशिएट इट। सो fx तुम्हारे पास है x की पावर 2n - 3 * sin 1/x, ठीक है ना? तुम सीधा सीधा देखो, हालांकि मैं ये टेस्ट नहीं लगाऊंगा, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, इसको करने की जरूरत भी नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो, यू जस्ट डिफरेंशिएट इट और देखो कि डेरिवेटिव लिमिट लगाने पे x → 0 पे एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। अगर करेगी तो वो डिफरेंशिएबल होगा, सिंपली। 0 पे होगा ये? हाँ 0 पे होगा? हाँ 0 पे, क्योंकि टर्निंग पॉइंट 0 है ना, बाकी पॉइंट पे तो फाइनाइट ही रहेगा। प्रॉब्लम तो 0 पे ही है बस, है ना? बाकी पॉइंट डिफरेंशिएबल रहेगा, तो ये x = 0 पे ही बात कर रहा होगा, देखो क्वेश्चन में, क्योंकि बाकी पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत है नहीं। सो प्रॉब्लम 0 पे ही है बस। सो यू जस्ट डिफरेंशिएट इट। देखो इसको डिफरेंशिएट करो पहले। सो ये हो जाएगा 2n - 3 x की पावर, अब तुम चेक करना, नंबर यही था ना? सो 2n - 4 हो जाएगा आई थिंक, है ना? इसका डेरिवेटिव sin 1/x एज इट इज, प्लस अब ये एज इट इज x की पावर 2n - 3 एज इट इज, sin 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos of 1/x into 1 - हाँ -1/x², यही ना? cos 1/x into -1/x²। तो सिंप्लीफाई करो इसको ठीक से। सो अब तुम्हारे पास आया f' 2n - 3 x की पावर 2n - 4 into sin 1/x एंड प्लस में, अब एक देखो प्लस नहीं माइनस, सो ये माइनस यहाँ बुला लो और x के पावर -2, तो ये x की पावर हो जाएगा 2n - 5, ठीक है? सो 2n - 5
और cos 1/x। अब तुम्हें इसमें क्या डिसाइड करना होता है, ये एफ डैश तुमने निकाल लिया, अब ये एफ डैश की लिमिट 0 पे चेक करनी है कि 0 पे कब एग्जिस्ट करेगी, तो वो सारी पॉसिबल वैल्यूज होंगी। सो तुम्हें क्या चेक करना है कि डिफरेंशिएबल होने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ डैश x, ठीक है ना। यहां तो जब x 0 है तो वैल्यू 0 ही है। सो ये एग्जिस्ट कब करेगी बताओ, सो ये एग्जिस्ट कब करेगी या 0 के इक्वल कब होगी, क्वेश्चन ये है। सो ये 0 के इक्वल कब होगी, ये तुम्हें डिसाइड करना। सो जब इस पावर को क्या होना पड़ेगा, 0 नहीं, अगर पावर को जब 0 कर दोगे तुम, 0 नहीं 0 नहीं हो सकती ना, अगर 0 कर दोगे तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा, यस सर तो उसको 0 से ज्यादा होना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कह रहा हूं कि 2n-4 को 0 से ज्यादा होना पड़ेगा। अगेन यहां पे इसको भी 0 से ज्यादा होना पड़ेगा, ठीक है ना। सो 2n-5 को 0 से ज्यादा होना पड़ेगा, कितना आ जाएगा वैल्यू, 5/2 ज्यादा होना पड़ेगा, चेक कर लो एक बारी। सो n यहां से क्या आ जाएगा, मोर देन 2, यस सर x टेंड्स टू 0 तो 1/0 इंफिनिटी साइन इंफिनिटी। और यहां से क्या आ जाएगा n, so what is the common solution, n greater than 5/2 नहीं लेकिन मुझे एग्जिस्ट कराना था, 0 कोई जरूरत नहीं है, दिस एग्जिस्ट, क्योंकि मुझे एफ डैश एग्जिस्ट ही कराना, 0 की कंटिन्यूटी थोड़ी चेक कर रहे हैं हम। अगर मैं कंटिन्यूटी चेक करूंगा एफ डैश का तब 0 के इक्वल कराऊंगा, अभी मैं जस्ट एग्जिस्ट। सो ये एग्जिस्ट कब करेगी ये देखना है आपको। अच्छा एक मिनट, cos 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना ये भी। सो यहां से n की वैल्यू क्या आ गई, मोर देन 5/2। बट कल हमने क्या किया था, कल क्या आंसर आया था, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा सेम है या डिफरेंट है। जो पावर में लिखा है आंसर तो डिफरेंट था सर, उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग से हमने आंसर चूज किया। हाँ मैंने ऑप्शन इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे अगर पावर 3/2 हो गया तो वैल्यू ऐसे ही वो हो जाएगी। मैं ये कह रहा था कि डिस्कार्ड हो जाएगी, क्योंकि वो साइन 1/x जो है, अच्छा उसमें सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी नहीं था, उसमें कॉन्टिन्यूटी भी था। अच्छा ओके, सो वहां क्वेश्चन ये था कि कॉन्टिन्यूअस है डिफरेंशिएबल नहीं है तब क्या होगा, वो था वहां पे एक्चुअली। मैं यहाँ सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसके लिए ये हो जाएगा, ठीक है। सो कॉमन सोल्यूशन क्या आएगा इसका, मोर देन 5/2। यस सो सर इस तरीके से ये आ जाएगा डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। हालांकि बाकी कोई बुक का क्वेश्चन अगर हो तुम्हारे पास कोई और पेपर का तो तुम बता सकते हो, वो हम देख लेंगे। ये बुक में ये ऑप्शन है सर, x sin 1/x नॉट डिफरेंशिएबल है। अच्छा रुक जाओ एक मिनट, वो कर लेते हैं। सो चार्ज पे लगा देता हूँ। सो आज ये थ्योरी किस तरह खत्म कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास से PYQs कर सके। सो आज निपटाना पड़ेगा। PYQs या टेस्ट रखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो देखो हम तो ऐसा करेंगे 5 to अभी 6 to 6:30 टेस्ट रख लेंगे, फिर 6:30 से आगे डिस्कशन हो जाएगा 8 तक। सो हाँ तुम क्या कह रहे हो, कौन सा क्वेश्चन दे रखा है बुक में, क्या है?
x into sin 1 by x. x sin 1 by x, यहाँ क्या है x नॉन जीरो Yes sir. और यहाँ 0 x is equal to 0. हाँ क्या प्रूव करना है इसको? Not derivable at 0. अच्छा नॉट डिफरेंशिएबल है, सो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। एक्चुअली लास्ट क्लास में ऐसे ही क्वेश्चन था, वहाँ ये था कि कॉन्टिन्यूअस हो डिफरेंशिएबल ना हो तो उसके लिए क्या वैल्यू होगी, ये था। ठीक है, तो उसके लिए हमने ऑप्शन से ही उसको एलिमिनेट कर दिया था, ऑप्शन देख के ही, क्योंकि ऑप्शन में वैसा था तो उसके हिसाब से मैंने कर दिया था। अब ऐसे ही कह रहा है डिफरेंशिएबल नहीं होगा 0 पे प्रूफ करके दिखाओ, तो ये सिंपल है, मैं उसी तरीके से करता हूँ। देखो तुम सिंपली इसको डिफरेंशिएट करो, सो x का डेरिवेटिव 1 तो sin 1 by x प्लस x एज इट इज sin का डेरिवेटिव cos 1 by x और 1 by x का माइनस 1 by x स्क्वायर। तो तुम एग्जाम में वो लिमिट नहीं लगाओ तो भी चलेगा, मैं लिमिट से भी कर दूंगा, चाहोगे तो लिमिट से भी कर देता हूँ यहाँ पे दूसरे तरीके से। एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना, तो इस तरीके से सॉल्व करो, sin 1 by x माइनस 1 by x cos 1 by x। ठीक है, अब यहाँ तुम x लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाओ, क्योंकि डिफरेंशिएबल होना चाहिए 0 पे ना, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी? x इज इक्वल टू 0 रखो, इसमें क्या आंसर आएगा? Does not exist. सो यहीं पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी जो भी हो, है ना। सो ये आया डज नॉट एग्जिस्ट, और इसका मतलब है कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, देयरफॉर तो ये तो हो गया डेरिवेटिव मेथड। जो डेफिनेशन मैंने लिखा है उससे तुम्हें करना हो तो वो भी देख लो। अच्छा यहाँ एक और मीनिंग था, डेफिनेशन मैंने ये दो ही लिखा है, एक्चुअली इसका मीनिंग ये होता है कि अगर मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल में बताता तुम्हें, तो डिफरेंशिएबल का मतलब होता है, सो ये तो बाद में आता है, मेन डेफिनेशन इसका ये है। सो एक्चुअली क्या होता है कि तुम इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a एग्जिस्ट, तो ये है डेफिनेशन। और ये एग्जिस्ट कब करता है, ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब ऐसा होगा, ये है ना, कोई लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट हैंड, हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये चीज है। और तुम यही बोलते हो, तब तुम बोलते हो ना कि f डैश a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। सो f डैश a का ये डेफिनेशन है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव एट a? कई बार पूछ लेता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव एट a, इसका ये मीनिंग है कि fx माइनस fa अपॉन x माइनस a व्हेन x टेंड्स टू a लिमिट। तो मैं इस मेथड से करके दिखाता हूं, तो अगला क्वेश्चन जो लिखा था, तो जैसे बोल रहा था ना दिखाओ डिफरेंशिएबल नहीं है, तो मतलब तुम्हें f डैश 0 दिखाना है कि एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस क्वेश्चन में क्या दिखाना है कि f डैश 0 एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो देख लो f डैश 0 निकाल के बताता हूं मैं तुम्हें। सो यहां से क्या होगा, f डैश 0 का मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, fx क्या है तुम्हारा, x टेंड्स टू 0 का मतलब है x इज नॉट इक्वल टू 0, x टेंड्स टू 0 है, x इज नॉट इक्वल टू 0, तो x 0 के इक्वल नहीं है, तो उस वैल्यू था sin x sin 1 by x, और जब x एग्जैक्टली 0 है तो वैल्यू है तुम्हारा 0, वो दे रखा है, अपॉन x माइनस 0 इज जस्ट x, x काट दो, तो आया लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1 by x, और ये कितना आएगा, Not exist. डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब f डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, ये मतलब हो गया कि 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। सो चाहे ये मेथड लगाओ, ये मेथड लगाओ, बात बराबर है। सर एक क्वेश्चन और करवा दो सर, वो एक क्वेश्चन था सर। हाँ बताओ। Mod x not differentiable at 0. हाँ, सो मॉड x नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। सो जैसे एक क्वेश्चन है fx बराबर मॉड x, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। कंटीन्यूअस तो होगा सर ये। हाँ, सो अब कैसे चेक करोगे तुम, तुम्हें देखो, तुम्हें ध्यान रखना है कि डेफिनेशन क्या लगा रहे हो तुम। मैं इसको फिर से दो तरीके से करके दिखाता हूँ, पिछले क्वेश्चन दो तरीके से दिखा, वैसे ही इसको भी करके देखते हैं। सो पहले इसको डिफाइन कर दो। सो fx बराबर mod x का डेफिनेशन पता है तुम लोगों को, mod x की मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ mod x? x पॉजिटिव है तो x ही होगा। यस,
x पॉजिटिव है तो x ही होगा। माइनस एक्स लग करोगे ना। अब कहीं भी एक जगह इक्वलिटी लगा दो, 0 पे 0 है हालांकि, है ना, ये मतलब है ना कि 0 पे 0 है, सो 0 है जब x की वैल्यू 0 है, ये मतलब है। तो अगर यहां से तुम डायरेक्टली f डैश x निकाल लो तो क्या होता है बताओ, तुम सीधा सीधा डिफरेंशिएट करो, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, कब जब x मोर देन 0 है, 0 का डेरिवेटिव तो 0 ही रहेगा, और माइनस x का डेरिवेटिव -1 जब x लेस देन 0 है। अब तुम खुद समझो इसको, तो देखो, अब देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दोनों इक्वल है क्या, तो इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। सिंपल तुम्हें ये सोचना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 जो f डैश x है, क्या वो एग्जिस्ट कर रही है, तो देखोगे नहीं, जब x राइट हैंड लिमिट है तो 1 है वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट में -1 है, तो दिस डज नॉट एग्जिस्ट, यू चेक। तो यही होता है f डैश x, यस यस यस, सो f डैश x सिग्नम फंक्शन हो गया, करेक्ट, ठीक है। और ऐसे ही तो ये तो आपका f डैश x हो गया। अब आप देखो दूसरे मेथड यही क्वेश्चन करता हूं मैं, सो दूसरे मेथड मतलब मैं f डैश 0 डायरेक्टली निकालूंगा डेफिनेशन से। सो डेफिनेशन था ये वाला कि f डैश 0 मतलब लिमिट fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, सो लिमिट x टेंड्स टू 0, fx क्या है तुम्हारा मॉड x माइनस f0, तो f0 क्या है, जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है बताओ, जब x 0 है तो फंक्शन तुम्हारा एग्जैक्टली 0 हो गया, तो ये तो 0 ही हो गया, अपॉन x है। अब देख लो लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x अपॉन x की वैल्यू क्या आएगी बताओ। अब ये x टेंड्स टू 0 है तुम्हारे पास, है ना, तो जब x टेंड्स टू 0 है तो बताओ लिमिट क्या होगी, इन्फिनिटी नहीं होगी, उसको क्या बोलते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। हेलो, हाँ प्रेमचंद, गुड नाइट सर। वो सर एक लड़का सीयूटी का कोर्स ज्वाइन करने वाला था तो ठीक कर रहा था, पेमेंट नहीं हो रहा था, तो उसका पेमेंट मैं कर देता हूँ, कौन सा नंबर पे करना है? इसी नंबर पेमेंट कर दो, अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ, तुम कर दो, मैं ऐड कर दूंगा उसको, ठीक है। ठीक है, नंबर मैं सेंड कर देता हूँ। हाँ इसी नंबर पे कर देना, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो सो क्या हमारे पास है कि अब देखो सिंपल x टेंड्स टू इंफिनिटी नहीं आएगी, ठीक है ना, इंफिनिटी अलग चीज है, सो डज नॉट एग्जिस्ट और इंफिनिटी दोनों डिफरेंट सेंस है हालांकि, है ना। सो देखो इसमें क्या होगा, अगर x तुम्हारा 0 के राइट में है मान लो, सर ये डिपेंड करेगा ना कि माइनस से बैंड हो रहा है या यस हाँ कोई बोल, क्योंकि हम x टेंड्स टू 0 है तो x 0 को अप्रोच कर रही है, तो 0 को अप्रोच करने के दो रास्ते हैं, या तो राइट से या लेफ्ट से, तो जब राइट से अप्रोच करेगा तो x की वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो जब x 0 से ज्यादा है तो mod x की वैल्यू x ही हो जाएगी, है ना, तो सेम सिचुएशन आएगी, यही वाली आएगी। यस सर। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अरे यार मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिस लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट, व्हाई, बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस mod x अपॉन x, तो x 0 ज्यादा हो गया, तो आपको पता है कि जब x 0 से ज्यादा हो गया तो वैल्यू x अपॉन x जो कि 1 हो जाएगी, और लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, आपने अभी देखा है कि लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आने चाहिए, तो मैं वही चेक कर रहा हूं, तो राइट हैंड लिमिट निकाला तो 1 आया इस चीज का, इसके लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे सो mod x अपॉन x, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 mod x की वैल्यू -x अपॉन x, करके कितना आ गया -1, दोनों इक्वल है क्या, नहीं, इसीलिए डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक मेथड ये था डायरेक्टली डेरिवेटिव कर लो, तुम डायरेक्टली डेरिवेटिव कर रहे हो तब भी तुम एक्चुअली यही कर रहे हो, ये जो यहाँ मैं कर रहा था ना, कर सेम ही चीज रहे हो, बस तो तरीका अलग है, ये है ना डायरेक्टली, देखो आंसर वही आया यहाँ भी 1 - 1, यहाँ भी वही चल रहा है, तो सीधा सीधा जब डिफरेंशिएट करते हो तो तुम ये क्वांटिटी डायरेक्ट फाइंड करते हो एक्चुअली। सो दोनों मेथड हर क्वेश्चन में है, सीधा सीधा डिफरेंशिएट करके लिमिट ले लो, या तुम वो डेफिनेशन लेके चलो जो स्टार्टिंग में है। सर मेरा एक डाउट था, कंटिन्यूअसली डिपेंड
डिफरेंशियल फंक्शन था तो फिर क्या 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 कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअसली डिफरेंशियल फंक्शन। हाँ क्वेश्चन है fx इक्वल टू x की पावर 1 sin ऑफ 1। एक मिनट में लिखता हूँ। आपका fx है x की पावर x की पावर 1 21, 21 सॉरी 2n, ओके ओके, 2 टाइम्स n, हाँ 2n sin ऑफ 1 की पावर 1 by x। साइन ऑफ 1 by x, Yes, sir. x not equal to 0। x नॉट इक्वल टू 0, ओके, x नॉट इक्वल टू 0, ओके, तब कंटिन्यूअसली डिफरेंशियल फंक्शन। सो ये कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है। हाँ ये ज्ञान मतलब फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है? देखो, कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल का मतलब है कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है ना, तो मतलब दोनों होगा कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल। आई थिंक ये कहना चाह रहा होगा उस क्वेश्चन में, मुझे ऐसा लग रहा है। सर इसका मतलब ये हो सकता है जो आप बता रहे हैं कि कंटिन्यूअस के बाद जो लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट वही कॉल आनी चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कई बार ये बोलता है कि डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस हो, ये कहना चाहता है कई बार, मतलब हाँ हाँ हाँ, वही तुम भी वही कह रहे हो, मैं वही कह रहा हूँ कि जो एक्चुअली फंक्शन डिफरेंशिएबल है और जो डेरिवेटिव आया उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो एक्चुअली। सो इसमें क्वेश्चन क्या है, n की वैल्यू बतानी है यस सर, एम की वैल्यू। ताकि ये कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल हो। मतलब ये कहना चाह रहा है कि डिफरेंशिएबल तो हो ही और इसका डेरिवेटिव जो हो वो कॉन्टिन्यूअस हो, इसका ये मतलब हुआ। सो दिस इज कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल। सो इसका मतलब हुआ कि डिफरेंशिएबल, सो दैट इज डिफरेंशिएबल and derivative is continuous, derivative is continuous, इसका ये मतलब हुआ कि डिफरेंशिएबल होगा और डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होंगे। तो चेक कर लेते हैं डिफरेंशिएबल कब होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम f डैश x निकाल लेते हैं, जैसे फाइंड किया था। तो प्रोडक्ट रूल लगा दो इसमें, तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे, सो 2n x की पावर 2n माइनस 1 साइन 1 बाई x, ये हो गया प्लस। अब आप x की पावर 2n को एज इट इज रखो, साइन 1 बाई x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 1 बाई x इंटू माइनस 1 बाई x स्क्वायर, यही ना। तो यहाँ से आ गया 2n x की पावर 2n माइनस 1 साइन 1 बाई x माइनस x की पावर 2n माइनस 2 cos 1 बाई x। तो ये है f डैश x। हालांकि यहाँ आगे ये भी होगा 0 जब x 0 हो, ये लिखा होगा, तो ये ऑब्वियस है। सो अब आपको क्या करना है, ये हो गया डेरिवेटिव। अब सोचो, फिर से मैं कह रहा हूं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी। सो डिफरेंशिएबल होने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी डिफरेंशिएबल होगी। तो ये एग्जिस्ट कब करेगी, अब चेक करो, इसमें x को 0 रखो। सो x को 0 रखने में लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, तो साइन 1 बाई x नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर इसके साथ इसका पावर 0 से ज्यादा है, सो 2n माइनस 1 अगर 0 से ज्यादा है, मतलब 0.10 कुछ भी है, साथ में x है, तो 0 रखेंगे तो 0 इंटू साइन 0 हो जाएगा फाइनली, ये चीज है। इसलिए इसका पावर 0 नहीं हो सकता, इसके जो पावर है वो भी 0 नहीं हो सकता। तो क्या होगा, 2n माइनस 2 शुड बी मोर देन 0, क्योंकि अगर 0 हो गया फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा। सो पावर यहाँ से क्या आया, फाइनल कंक्लूजन क्या आया, n मोर देन 1 बाई 2। तो इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या है, n मोर देन 1। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होने के लिए इनको मोर देन 1 होना पड़ेगा, फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए मोर देन 1 होना पड़ेगा। और उसके बाद सर ये सेम क्वेश्चन है सर, हाँ इस बुक में सर, मेरी वाली बुक में तो n इज इक्वल टू 1 पे सर ये डिफरेंशिएबल है, n इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है सर। हाँ n इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है, साइन 2n था ना। सर मैं आपको बोल के बताता हूं सर, x की पावर 2 sin 1 by x
सर x नॉट इक्वल टू 0 0 if x is equal to 0 क्वेश्चन तो सर ये है और बोल रखा है इसमें इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x is equal to 0 यानी n की वैल्यू फिर उसमें 1 चेक कर लेता हूँ रुक जाओ 2n इंटू 2n माइनस 1 x की पावर 2n का डेरिवेटिव क्या होगा, सही किया ना मैंने, तो एक बार चेक कर लेता हूँ। तो हमने क्या किया, x की पावर 2n एज इट इज, उसका डेरिवेटिव 2n इंटू 2n माइनस 1, ये ना। सो और साइन 1/x प्लस में x की पावर 2n एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos 1/x और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, सो 2n माइनस 2 हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या है, तुम क्या करोगे, अच्छा एक काम करो, एक मिनट, वहां मैंने वो भी वहां मैंने वो किया है। एक्चुअली क्या है ना, इन दोनों में कॉमन क्या था तुम ये देख लो। एक्चुअली इन दोनों में कॉमन क्या है, बात तो बराबर ही है, तो क्या दिक्कत आएगा। अच्छा मैं चेक करता हूँ, तुम जो कह रहे हो डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर वाले तो हो जाएगा डिफरेंशिएबल, आई थिंक कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा ना। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, सो वो तो हो जाएगा। दिक्कत क्या है यहाँ पे, ग्रुप में भेजा, आप ग्रुप में देखो एक बार। हाँ वो मैं समझा जो तुम कह रहे हो, तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, ना सर वो cos x में 1/x आ जाएगा तो उसकी वजह से डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ये भी उसको सॉल्व करेंगे। cos 1/x, नहीं नहीं, तो एक मिनट इसको अरे तुमने एक क्वेश्चन भेज, देखो मैं देख रहा हूँ क्या है। सो ये है, हाँ नहीं एक्स स्क्वायर तो डिफरेंशिएबल हो जाता है ना, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट 0, बट इट्स डेरिवेटिव इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 0, यही ना। यस सर। हाँ तो डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होने का क्या मतलब है, सर इसका डेरिवेटिव करके लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल आ जाएगा। हाँ लिमिट x टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाएगा, तब ऐसा होगा। हालांकि प्रूफ तो इसको हम कर सकते हैं इजीली। सर मैं ये बोल रहा था कि इसमें क्वेश्चन n की जगह अपन रख दे तो हम तो सर क्वेश्चन तो सेम ही हो जाएगा फिर ये। यस यस यस, तो इसकी सर n की वैल्यू 1 होनी चाहिए या फिर इससे ज्यादा ही होनी चाहिए। हाँ n मोर देन इक्वल टू 1 चलना चाहिए ना, ये तुम ये बोल रहे हो ना। सो वेयर इज रॉन्ग देन, नहीं वैसा तो वही प्रूव हो जाएगा। जैसे देखो अगर मैं उस डेफिनेशन से करता, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, अगर तुम इस डेफिनेशन से करोगे, तो ये डेफिनेशन क्या है, x की पावर 2n sin 1/x माइनस 0 अपॉन x, यही है ना। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना बचेगा, ये 2n माइनस 1 इंटू साइन 1/x, यही है ना। यस सर। सो जस्ट अगर तुम्हें सिर्फ डिफरेंशिएबल होना है इसको, सो ये तो लिमिट, ये बताओ अब ये वैल्यू एग्जिस्ट कब करेगी, दिस लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी। सो दिस लिमिट एग्जिस्ट इफ ये पावर क्या होना चाहिए, मोर देन 0, है ना। यस सर। सो तुम n को तुम मोर देन 1/2 ले लो कुछ भी, तो ये डिफरेंशिएबल तो हो जाएगा। लेकिन डेरिवेटिव को कॉन्टिन्यूअस होने के लिए n को 1 से ज्यादा होना पड़ेगा। तो ये चीज जो फंक्शन था डिफरेंशिएबल है अगर n की वैल्यू तुम हाफ से ज्यादा ले लो। तो वही तुम्हें कह रहा था ना, अगर n को तुमने हाफ ले लिया, मान लो n को हाफ रखोगे तो क्या होगा वैल्यू, अगर तुम n को यहाँ हाफ पुट करो तो क्या होगी वैल्यू, x हो जाएगी ना ये। भाई n को अगर तुम हाफ पुट करो क्या हो जाएगी, x की पावर 1, तो x की पावर 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल रहेगा क्या, और सर नहीं डिफरेंशिएबल नहीं होगा।
मतलब x की पावर 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, x की पावर 2 है ना। अब इसने हमने कहा यहाँ पे कि n मोर देन हाफ, अब 1 रखेंगे n को तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है वो यहाँ से प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। सो डिफरेंशिएबल कब होगा फंक्शन, जब दिस लिमिट एग्जिस्ट, और ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब n की वैल्यू मोर देन ज्यादा है, तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है अगर n की वैल्यू मोर देन 0 है। अब डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस कब होगा, क्वेश्चन ये है कि डेरिवेटिव कब कॉन्टिन्यूअस होगा, तो उस केस में ये आंसर आएगा कि डेरिवेटिव इज कॉन्टिन्यूअस, डेरिवेटिव इज कॉन्टिन्यूअस इफ मोर देन 1, ये आएगा एक्चुअली। देखो जो तुम्हारा क्वेश्चन भी है, तो जो यहां पे आ रहा है एक्चुअली, यहां पे डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस की बात करें ना, सो डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस कब होगा, एग्जिस्ट होगा और इक्वल टू 0 होगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। सो दिस एग्जिस्ट एंड लिमिट f डैश x, ये f डैश x एक्चुअली, ठीक है ना, x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू f डैश 0। ऐसा कब होगा, जब ये दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा। सो 2n माइनस 1 मोर देन 0 एंड 2n माइनस 2 मोर देन 0, तो क्या आएगा कॉमन सोल्यूशन यहां से, सो n मोर देन 1 होना पड़ेगा डेरिवेटिव को कॉन्टिन्यूअस होने के लिए, ठीक है ना। सो ठीक तो है, क्या दिक्कत है, अगर सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें तो ये डेफिनेशन यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो डिफरेंशिएबल कोई फंक्शन है, fx is a differentiable if and only if this limit exist, ये देखना है लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी। सो वो लिमिट फाइंड करके देखो, सो ये लिमिट की वैल्यू 0 आएगी, एग्जिस्ट करेगी कब, जब ये पावर जो है 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो गया तो x की पावर 0 1 हो गई, तो sin 1/x की लिमिट तो आएगी ही नहीं। तो इसकी लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब ये पावर इसका नॉन जीरो होगा, पावर मोर देन 0 होना चाहिए। सो n अगर मोर देन हाफ है ना, तो भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और डेरिवेटिव को कॉन्टिन्यूअस होने के लिए, डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस इनको 1 से ज्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, देखो मैं अगर एग्जांपल से लिखूं, तुम्हें जो क्वेश्चन कह रहे हो, सो fx बराबर 1 है x sin 1/x, x इज नॉन जीरो एंड 0 व्हेन x इज 0। बताओ ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या ये नहीं, नहीं होगा सर। सो n मोर देन हाफ होना चाहिए, है ना, तो वहां पावर 2n था हालांकि, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल है यहाँ, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। सो डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस कैसे होगा, तो छोड़ दो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है fx बराबर x की पावर 2 sin 1/x, x इक्वल टू 0 एंड 0 x नॉट इक्वल टू 0, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, है ना। सो दिस इज डिफरेंशिएबल, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हम भी तो यहाँ यही कह रहे हैं कि जब 2n की वैल्यू तुम्हारी, यहां से देख लो, यहां जब 2n की वैल्यू मोर देन 1 हो जाएगी, यहां से 2n की वैल्यू मोर देन 1 हो जाएगी, तो ये डिफरेंशिएबल होगी, यही ना। 2n की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी तब डिफरेंशिएबल होगी ना। अच्छा हाँ ठीक तो है, क्या दिक्कत है। सो 2n की वैल्यू मोर है ना, तो ये 2n था, यहाँ 2n की वैल्यू क्या है, 2 हो गई ना। सो 2n इज मोर देन 1 है, इसका मतलब सर n की वैल्यू 1 हो गई। यस n की वैल्यू 1 हो गई, तो हम बोल रहे हैं n जब मोर देन हाफ, तुम कुछ भी ले लो तो वो डिफरेंशिएबल रहेगा। हाँ n अगर मोर देन हाफ लोगे तो डिफरेंशिएबल रहेगा, तो हमारा केस में जो n है यहाँ पे 1 हो गया, सो डिफरेंशिएबल तो है। सो दिस इज डिफरेंशिएबल बट डेरिवेटिव इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, यही ना। यस सर। अब डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस कब होगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर लिखूं मैं, x क्यूब sin 1/x, x 0 है और 0 when x is नॉन जीरो, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। तो यहाँ पे 3 है, तो आपका 2n इज इक्वल टू 3 हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आई, 3/2। ग्रेटर देन 1।
सो टू n की वैल्यू 3/2, सो दिस इज डिफरेंशिएबल, मतलब n की वैल्यू 3/2 है। यहां बोला था डिफरेंशिएबल रहेगा अगर n की वैल्यू तुम्हारी आ गई हाफ से ज्यादा, तो तुमने 3/2 ले ली तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल रहेगा। सो दिस इज डिफरेंशिएबल एंड क्या डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होगा इसका? यस सर। सो यहाँ पे n की वैल्यू 3/2 है, ठीक है ना, क्योंकि 2n इज 3, n इज 3/2। सो n 3/2 ये कह रहा है कि डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस अगर n मोर देन 1 है, तो मोर देन 1 3/2 तो है, सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। सो डेरिवेटिव इज कॉन्टिन्यूअस, दोनों हो गया। सो ये कंडीशन एक्चुअली निकल के आई है जो उसका क्वेश्चन था। सो देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर हुआ, तुमने पूछे थे, उसने पूछा था कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल कब होगा, तो उसका आंसर क्या हुआ? n मोर देन 1, ठीक है ना, सर उसमें तो n ग्रेटर देन 3/2 ग्रेटर देन 3/2 3/2 भी ट्रू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2n/2 कितना हो जाता है? 3/2 क्यों दे रखा है? अच्छा 3/2 दे रखा है, तो अगर 1 से ज्यादा के लिए ट्रू है, सो n मोर देन 3/2 ज्यादा के लिए ट्रू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो ऑब्वियसली होगा ना, ये तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो तुम्हें n की वैल्यू 2 दे रखी है तो करेक्ट होगा कि नहीं होगा? ऑप्शंस क्या है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो ऐसा क्यों जरूरी है? अच्छा एक एग्जांपल करके देख रहे तेरे को, तुम बताओ मुझे डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या चाहिए? डेरिवेटिव को कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या चाहिए? लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए ना। यस सर। हाँ, तो वो सर ने जो कराए थे वो गलत कराए थे। मान लो अगर, अच्छा तुम एक अगर एग्जांपल दे दो, मैंने कहा 1 से ज्यादा होना चाहिए और अगर तुम कह रहे हो 3/2 से ज्यादा होना चाहिए, तो इन दोनों के बीच का एक नंबर बताओ, 1 और 3/2 के बीच का एक नंबर बताओ। 1.25 कितना होता है ये? 5/4। अब तुम 5/4 लेके देखो n की वैल्यू और खुद चेक कर लो। अब 5/4 लेके देखते हैं, चलो अब एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, n को 5/4 लेके। इसका मतलब क्या है कि मैंने जो अभी डिराइव किया उसमें ये है n मोर देन 1 होगा तो ओके है ना, मैंने कहा ना मैंने। अब और उसमें ये कहा गया जो तू कह रहे पहले कराया कि n 3/2 ज्यादा होना चाहिए। सो मैं उस बीच का एक नंबर लेके चेक कर लेता हूं क्या हो रहा है ना। सो अगर इस पे ट्रू आ गया तो मतलब मैंने जो डिराइव किया वो ठीक है, नहीं तो हो सकता है अगर इस पे फॉल्स आया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है और डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूअस है, अगर आ गया तो मतलब वो तुम बोल रहे हो जरूरी नहीं है, वो तो है ना 1 से ज्यादा ट्रू हो जाएगा, 3/2 ज्यादा हो ही जाएगा ट्रू, तो ठीक है ना। सो ये है क्योंकि डेरिवेटिव तो होगा सर, डिफरेंशिएबल होगा सर 0 पे, है ना, डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तुम fx तुम ले लो, अब तुम्हारा था x की पावर 2n sin 1/x, जब x तुम्हारा नॉन जीरो है, 0 जब x 0 है, तो इसको ठीक से लिखो अब तुम। सो x की पावर 2n तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ से? 5/2 sin 1/x, जब x नॉन जीरो है, 0 जब x 0 है, तो जो तुम कह रहे हो पिछले बार जो सर ने कराए उसके हिसाब से ये फंक्शन क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? कंटीन्यूअसली डिफरेंशिएबल। नहीं, उसमें ये कहा है कि n को 3/2 से ज्यादा होना चाहिए, उसका ये कहना है, और मैंने n को 5/4 लिया जो 3/2 से कम है ना, मैंने लिया 5/4, तो उसका ये कहना है कि 3/2 से ज्यादा होना चाहिए, मैं कह रहा हूं 1 से ज्यादा है तो ओके है। सो अगर मुझे वेरीफाई करना है तो ये फंक्शन अगर मान लो आ जाता है डिफरेंशिएबल है एंड डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है, तो डिफरेंशिएबल तो है सर, डेरिवेटिव कंटीन्यूअस के लिए चेक करना पड़ेगा। तो क्या इसको डिफरेंशिएट करके x टेंड्स टू 0 लगा दो लिमिट्स, इसको डिफरेंशिएट करके लिमिट x टेंड्स टू 0 लगा दो। अब वो देखना है तुम्हें एग्जिस्ट करेगी, 0 के इक्वल आएगी कि नहीं आएगी, ये देखना है तुम्हें। ठीक है, तो जो सर ने कराया वो गलत कराए हैं, ठीक है ना, वहां पर गलत क्या कराए हैं, वो आगे वाली कंडीशन हो गई। इवन अगर 1 से ज्यादा है तो भी ट्रू हो जाएगा, 3/2 ज्यादा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1 से ज्यादा 3/2 ज्यादा के लिए ऑब्वियसली ट्रू हो जाएगा, ये चीज है। तो हो सकता है नेचुरल नंबर सिर्फ कंसीडर किया हो इसलिए 3/2 लिया हो, है ना, पावर 1 2 3 ऐसे ले रखा हो तो बोला हो पावर 3 होना चाहिए ऐसा बोल दिया हो, है ना, ये चीज है। बट अगर ये पावर 2 से ज्यादा कुछ भी है ना
तो काम ओके है। ये पावर 2n की वैल्यू अगर 2 से ज्यादा कुछ भी ले लो सो ये डिफरेंशिएबल भी आएगा। तुम चेक करना, किसी बुक में अगर ऐसा कंडीशन होगा चेक करना तुम, ठीक है। सो मेरे हिसाब से दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड डेरिवेटिव इज कॉन्टिन्यूअस, डेरिवेटिव इज कॉन्टिन्यूअस। और तुम्हारे जो पिछले वाले सर के हिसाब से ये डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा उस हिसाब से, क्योंकि मैंने यहाँ n लिया है 5/4 दिया है जो कि लेस देन 3/2 है, मोर देन 1 है। तो मैं बोल रहा हूँ मोर देन 1 है तो ओके है, तुम कह रहे हो नहीं 3/2 से ज्यादा होना चाहिए। सो भाई बीच का नंबर है, तुम चेक करके देख लो। सर है सर, ये इसका डेरिवेटिव कंटीन्यूअस है सर, है ना, तुम डिफरेंशिएट करो और लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाओ, 0 आएगा तो डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है ना। सो 3/2 ज्यादा के लिए होगा ही, लेकिन अगर 1 और 3/2 के बीच का n है तब भी ट्रू होगा, ये कहने का मतलब मेरा। 3/2 ज्यादा के लिए तो होगा ही, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ 1 से ज्यादा सबके लिए ट्रू है, तो 3/2 ज्यादा के लिए भी ट्रू हो ही जाएगा, ऑब्वियस है। लेकिन 3/2 या छोटा और 1 से बड़ा है तो भी ट्रू हो जाएगा, ये कहना मतलब मेरा, ठीक है। सर एक मिनट ये वाला करके दिखाना। जी जी जी, ये क्या मैं करके दिखाऊं? यस सर, ये वाला एग्जांपल जो आपको। अरे तो मैं बोल रहा हूँ इसको डिफरेंशिएट करो ना आप। डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं आपको? प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन करो इसका, प्रोडक्ट रूल लगाओ ना। x की पावर 3/2 sin 1/x minus 1/x into x की पावर 1/2। हाँ, तुम प्रोडक्ट रूल लगाओ और x टेंड्स टू 0 लगाओ, तुम देखो एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, एग्जिस्ट कर रही है तो दिस इज कॉन्टिन्यूअस। 0 और ये सर, हाँ 0 आएगी। सर इसका मतलब तो ये है कि डिफरेंशिएबल ही है फंक्शन, आखिर कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल के लिए वो आगे जो हम चेक करते हैं वो एक्चुअली डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल के लिए बस लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब वो है, हालांकि डिफरेंशिएबिलिटी एक्चुअली ये कंडीशन है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस 0 अपॉन x माइनस 0 ये एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो ये तो ऑब्वियसली हो जाएगी। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये आ जाएगा आपका x की पावर 5/2 sin 1/x माइनस 0 अपॉन x, इसको कैंसिल कर दो, ये तो 0 ऐसे ही आ जाएगी ना, तो एग्जिस्ट तो करेगी। तो डिफरेंशिएबिलिटी के हालांकि ये कंडीशन है, और वो जो मैं कंडीशन जनरली लगाता हूँ वो उसमें डिफरेंशिएबल भी और डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस भी हो जाता है, क्योंकि वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या जरूरी है? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, ओके। और डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होने का क्या मतलब है, तुम ये बताओ, तुम जो कह रहे हो ठीक है। देखो जैसे अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट, मान लो x बराबर 0 की बात कर लेता हूं, तो इसका क्या मतलब है? इफ एंड ओनली इफ, जो मैंने बताया, एक तो मैंने ये बताया कि fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0 दिस एग्जिस्ट, ठीक। या दूसरा तरीका बताया, और तुम ये कर दो कि f डैश, वही बात है, f डैश 0 एग्जिस्ट। सो f डैश 0 के लिए मैं क्या करता हूं, मैं तुम्हें ये कहता हूं कि f डैश x निकालो और लिमिट x टेंड्स टू 0 लो, एग्जिस्ट करे। यहां तक ओके है? तो जो तुमने कहा कि वो डिफरेंशिएबल ही चेक कर रहे हैं, जो मैं कहा डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो और 0 पुट करो, तो डिफरेंशिएबल है। अब डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होने का क्या मतलब है? मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि f डैश x इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0, इसका क्या मतलब है? क्या? डेरिवेटिव का नेचर इज इक्वल टू नेचर है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 f डैश x इज इक्वल टू f डैश 0, यही ना? यस सर, तो तुमने जो f डैश x निकाली, अब वो जो लिमिट आई तुम्हारी, क्या वो f डैश 0 के इक्वल आ रही है कि नहीं? तो पहले f डैश x निकाल लो, एक काम करो, पहले f डैश x निकाल लो, है ना, और फिर f डैश x की तुम लिमिट लगाओ उसमें। सर इक्वल आ रही है। इक्वल आएगी, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई इसको चेक करना, तुम्हें को कैसा ऐसा कोई है, इसको मैं दोबारा ट्राई कर लेता हूँ, तुम भी एक बार देख लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना, काफी टाइम किल हो रहा है, तो उसको चेक कर लेना एक बार, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में दोबारा डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी एक बार आप खुद से क्लास के बाद एक बार देखना, कुछ और एग्जांपल्स बुक में ढूंढना जो ऐसा हो,
इस तरीके का, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, या मैं भी कर देखता हूँ, है ना। सो चलो नेक्स्ट आगे क्या है, तो टाइम हमारे पास थोड़ा बचा है, तो मैक्सिमम मिनिमम। चलो आगे थोड़ा आते हैं। सो अभी क्या हमारे पास था, लिमिट, और कोई काफी टाइम लगा दिया हमने इसमें। लिमिट्स क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, डिफरेंशियलिटी क्या होता है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का डिस्कस किया अभी, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का भी डिस्कस करना है। सो उससे पहले रोल्स थ्योरम क्या है, पहले वन वेरिएबल कर लेते हैं। सो व्हाट इज रोल्स थ्योरम, इसको क्वेश्चन देखना है, इस पर काफी टाइम लगा दिया। सो रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, सो कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कंटीन्यूअस और ऊपर इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा सर। ये डिफाइंड है इस पे। सो फंक्शन एफ फ्रॉम दिस टू आर इज, हाँ, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी एंड कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ऐसा होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट, क्या होता है, देयर एग्जिस्ट क्या, C belongs to interval a b, ये होता है ना। यस सर। अच्छा यहाँ पे एक और रोल्स थ्योरम लिख रहा हूँ, तो एक और रेस्ट्रिक्शन है कि fa is equal to fb, then there exists C, जरूरी है सर एफ इक्वल टू बी। हाँ रोल्स थ्योरम में जरूरी, रोल्स थ्योरम में स्पेशल केस है। और आगे होता है दिस सच दैट f dash c is equal to 0, तो ये रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। और जो तुम कहना चाह रहे हो जरूरी है क्या, तो वो है मीन वैल्यू थ्योरम, उसको बोलते हैं लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ये क्या कहता है, सो लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है, यहां भी ऐसा ही है कि कोई एफ फंक्शन है डिफाइंड एट क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, ठीक है, दिस इज कॉन्टिन्यूअस ऑन, सेम स्टेटमेंट है, ए बी and differentiable on open interval AB, तो ये होता है कि then there exist C belongs to AB, ठीक है ना, कोई C ऐसा एग्जिस्ट करेगा AB में such that there exists C belongs to AB such that, यहाँ क्या होता है, f dash C is equal to, कोई बताओ याद है, याद तो होगा ही तुम लोगों को, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यही ना। यस सर। सो इसका स्पेशल केस है वो, देखो एफ ए और एफ बी यहाँ इक्वल रख दो, सो एफ ए और एफ बी को इक्वल कर दो, तो एफ ए एफ बी को इक्वल करोगे तो 0 हो जाएगी। सो रोल्स थ्योरम में स्पेशल केस है मीन वैल्यू थ्योरम का, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिखा दिया, बाकी तुम इस पे कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो तुम्हें बस दिमाग लगाने थोड़े। अब देखो, सो था रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम क्या है जी, हाँ, सो एनी फंक्शन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एट अ पॉइंट, सो मैं रफली लिख देता हूं, है ना, बुक में स्टेटमेंट देखना जनरल क्या है। तो टेलर्स थ्योरम ये कहता है कि कोई फंक्शन है जो कि तुम अगर उसको, यू कैन एक्सप्रेस अ फंक्शन एज अ सीरीज, हाउ, so you can write it as any function f, you can write as fa plus f dash a upon 1 factorial x minus a की पावर 1, f double dash a upon 2 factorial x minus a square, ये होता है ना, चलता रहता है। इनफाइनाइट सीरीज में लिख सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से, या अगर तुम फाइनाइट टर्म लिखना तो फिर एरर टर्म लिखना पड़ेगा तुम्हें, वो भी एक तरीका होता है। बट अभी ये है कि टेलर सीरीज में क्या होता है कि जस्ट यू हैव टू, यू कैन एक्सपेंड अ फंक्शन अराउंड एनी रियल नंबर, सो fx कैन बी रिटन एज अ सम, एज अ सीरीज अबाउट
x इज इक्वल टू a। अभी मैंने ये बता दिया, हालांकि इसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है लेकिन उस पर ध्यान रखना तुम्हें। और इसी में एक और आता है मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन। सो मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है? सर इसमें एक की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। हाँ, बस जीरो के अराउंड लिख देते हैं। सो जो मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन होता है, सो यहाँ a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यहाँ a जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट यहाँ a को 0 ही रखना है बस। सो इस तरीके से ऐसे तुम देखो थ्योरम में तो ये क्या किया होगा, पहले इसने n टर्म तक लिखा होगा, nth डेरिवेटिव अपॉन n फैक्टोरियल, फिर यहाँ ऐसा किया होगा। तुम देखोगे तो अब बाद में जब n वेरी लार्ज, तुम जितना चाहो उतना लार्ज ले सकते हो। अब प्लस एक और आता है n प्लस वन जाई अपॉन n प्लस वन फैक्टोरियल, और फिर आएगा x माइनस a की पावर n प्लस वन। यहाँ जाई होता है वो a और किसके बीच होता है, x के बीच। हाँ, सो ये टेलर, जब तुम टेलर्स थ्योरम की बात करते हो तो पहले वो ऐसे डिफाइन करता है कि यू कैन राइट द फंक्शन एज दिस एंड देन लेटर यू कैन राइट, अब n तुम एज लार्ज कितना भी लार्ज ले सकते हो। सो तुम अगर अप्रोक्सीमेट करना है इस फंक्शन को एज अ सीरीज, तुम इस टर्म को रिमूव कर दो, मतलब आगे जितना चाहो उतना एक्सपैंड कर दो इस तरीके से। तो मैं सीरीज एक्सपेंशन की बात करता हूँ, टेलर यहाँ पे हालांकि मैं सीरीज के फॉर्म में लिख देता हूँ, टेलर सीरीज, क्योंकि इसी की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिख देता हूँ मैं, टेलर थ्योरम। उसमें क्या है सीरीज में कि यू कैन जस्ट इग्नोर दिस टर्म्स, मतलब ये सीरीज के फॉर्म में लिखना है। सो दिस इज सीरीज फॉर्म में आ जाएगा। मैक्लॉरिन सीरीज में क्या है कि fx कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज f0 f'0 अपॉन 1 फैक्टोरियल x, फिर आ जाएगा प्लस f'0 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा। f'0 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड x क्यूब एंड सो ऑन। सो ये एक्सपेंशन है, आपको याद होगा इसी तरीके से तुम लिखोगे अगर इसको, तो e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस, उस तरीके से ही लिखा जाता है। sin x का एक्सपेंशन लिख सकते हो, cos x का एक्सपेंशन लिख सकते हो, डिफरेंट फंक्शंस के तुम एक्सपेंशंस लिख सकते हो इसको यूज करके, जो कि तुम देखते हो सीरीज फॉर्म कैलकुलस में अक्सर मिलता है तुम्हें, वो इसी से डिराइव किया गया है। ये सर इंटरवल क्या होगा सर फंक्शन का इसमें? हाँ, फंक्शन का इंटरवल कौन से फंक्शन का? fx का इंटरवल की जरूरत क्या है, मतलब 0 से इंफिनिटी। क्यों इंटरवल 0 से इन्फिनिटी क्यों लेना है? हम तो फंक्शन को दूसरे फॉर्म में लिखना जरूरी है। sin x का एक्सपेंशन लिखेंगे तो क्या sin x का रेंज तो -1 से 1 में होता है, क्यों रेंज चाहिए तुम्हें? रेंज की जरूरत नहीं है। सर इसमें लिखा हुआ है, इसमें दो कंडीशन दे रखी है सर टेलर सीरीज में। क्या? f की रेज़ टू पावर n x एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल a, a plus h, इसलिए पूछ रहा था सर। हाँ, तो वो मैं जो आगे लिख रहा था ना टेलर्स थ्योरम में, मैं बता रहा था वो लिख रहा था, वहां पे लिखा था मैंने कि जो जाई है उसकी वैल्यू a से x में है, वही x तुम्हारा a प्लस h है, ये लिखा था ना मैंने अभी। सो ये a प्लस h है जाई जो है तुम्हारा। सो वो टेलर्स थ्योरम है, उसमें एरर टर्म भी दिया होगा एक्चुअली, है ना। बट यहाँ मैं टेलर सीरीज के फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो सीरीज जब लिखोगे तो यू हैव डन सो ऑन। वहां इंटरवल है कि जो जाई की वैल्यू x की वैल्यू होगी, जाई की वैल्यू होगी, x है या जाई है, चेक करो क्या रखा है इंटरवल। मतलब वो एन टर्म क्या लिखा उस पर डिपेंड करता है। सो थ्योरम लिखोगे मतलब फंक्शन कैन, तो वो मैं वो लिख देता हूँ तुम जो कह रहे थे ना, तो वो टेलर थ्योरम हो जाएगा। यहाँ टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिख दिया, इसको यूज करेंगे हालांकि हम। टेलर थ्योरम, थ्योरम्स में क्या है कि n टर्म्स तक लिखता है, जो nवां टर्म है जो तुम कह रहे हो वो ये होगा f ऑफ n प्लस 1। यहाँ अगर x लिख दिया है तो x नहीं लिखेगा, वो जाई लिखा होगा या कुछ और लिखा होगा, चेक करो। यहाँ x नहीं होगा ना, a होगा यहाँ पे, या a plus थीटा सर। हाँ a प्लस थीटा, एग्जैक्टली वो जाई जिसको मैं लिख रहा हूँ, तो उस तरीके से है। सो वो टेलर्स थ्योरम है जहाँ पे अप्रोक्सीमेट करते हैं। मैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन बता रहा हूँ, इसको यूज अक्सर यही करेंगे हम, ठीक है ना। ये है
सो थ्योरम से अगर तुम लिखोगे तो वही तुम्हें जो स्टेटमेंट भी बोला उसी में बस क्या है आगे कि एरर टर्म एग्जिस्ट करनी चाहिए। तुम जो कहना चाह रहे हो फंक्शन शुड बी फाइनाइट ऑन दिस इंटरवल, क्या था a टू a प्लस h, उस तरह से लिखा था ना। नेक्स्ट क्या आगे क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। उससे पहले व्हाट आर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स? सर वह 0 टू पावर 0 बन रही थी सर, वही थी जो हाँ, सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स जो लिमिट जैसे निकालते हो तुम, सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, मान लो कोई फंक्शन होती है, सो हमें अब ये देखना होता है इसमें कि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए कुछ ऐसे फॉर्म्स आते हैं जो इनडिटर्मिनेट है, आप उसकी वैल्यू नहीं बता सकते। सो मेनली क्या क्या है, 0/0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, 0 की पावर 0, 1 की पावर इंफिनिटी और 0 की पावर इंफिनिटी। यस सर। सो हो गया तुम्हारे पास। आगे आएगा नहीं, अगला जो आएगा इंफिनिटी की पावर 0, 0 की पावर इंफिनिटी तो क्या हो जाएगी, कितने हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, सो 0 की पावर इंफिनिटी 0 ही हो जाएगी आई थिंक, है ना, क्योंकि 0 है ना वो। सो 0/0 में तो सर एल हॉस्पिटल रूल से कर देते सर, ये इंटरमीडिएट फॉर्म में नहीं चाहिए। हाँ हाँ, इन दोनों में एल ऑर्बिटल रूल यूज होता है। जब तुम्हारा इन दोनों में तुम्हारा एल ऑर्बिटल रूल यूज होगा, जब इस फॉर्म के अगर फॉर्म आते हैं सो एल ऑर्बिटल रूल यूज होता है। बाकी को भी तुम रिड्यूस कर सकते हो इस फॉर्म में कुछ कैलकुलेशंस करके। तो ये तो हो गया चलो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। तो ये जो लिखे तुमने साथ, दीज आर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, वो तो लिमिट जब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा उसमें ना। सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हो गए। और क्या है, मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहा है ना। सो ये बात कर रहा है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ 1 और 2 वेरिएबल। सो बताओ 1 वेरिएबल फंक्शन है, मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड करते हो तुम? सर डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि फंक्शन पहले तुम उसमें क्रिटिकल पॉइंट निकालते हो। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 लगना। नहीं, तो क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट भी है जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, तो वो भी क्रिटिकल पॉइंट है। does not exist. So a point at which function is not differentiable, और अगर डिफरेंशिएबल है तो f डैश x इज इक्वल टू 0। सो उन सारे पॉइंट को बोलेंगे, है ना। सो या तो ऐसा हो या ये 0 हो, तो दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है सो डेरिवेटिव तुम वहां पे 0 पुट करोगे ना, जो फंक्शन बोलेंगे ना क्रिटिकल पॉइंट इस वाले इसमें। हाँ एक्स क्रिटिकल पॉइंट होगा सर इसमें। हाँ, एक्स क्रिटिकल पॉइंट बोल रहा हूँ कि वैसा पॉइंट जहां पे या तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है या अगर डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव 0 है। चलो एग्जांपल देता हूं मैं। fx बराबर है तुम्हारा 2x माइनस x की पावर 1/3। बताओ इसमें सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स। सो व्हाट आर द सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स? इस क्वेश्चन में सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ क्विकली। इस फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट बताओ क्या क्या आएगा?
सर 1/6 पावर 3/2 जी क्या क्या आया? पावर 3/2 3/2। 1/6 की पावर 3/2 सो आपके पास है 1/6 की पावर 3/2, बस यही है या और कोई भी है? एंड नॉट इक्वल टू 0 एफ डैश एक्स निकालो, क्या आएगा? 2 माइनस, इसको डिफरेंशिएट करो कितना आएगा? ये आएगा ना। सो 2 माइनस 1/3 इंटू 1/x की पावर 2/3, यही है ना। यस सर अब ये बताओ, तुम्हें अगर पूछूं कि अगर x को मैं 0 रखूंगा तो f, क्या ये फंक्शन हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है? नो सर एक्स 0 भी आएगा हाँ, सो ये सिंपल है कि f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट, ये इज नॉट डिफाइंड व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 भी क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। सो वो पॉइंट जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है वो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा। डोमेन में है, यहाँ डोमेन पूरा रियल नंबर है, इसका फंक्शन का डोमेन पूरा रियल नंबर है। सो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट 0 भी है, और जो तुम कह रहे हो अब कि f डैश x को 0 पुट करो, तो इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब जिस पे डिफरेंशिएबल है उसमें 0 पुट करो, तो लाइक तुम पुट करोगे यहाँ से तो आ जाएगा तुम्हारे पास कि 6x की पावर 2/3 बराबर 1, यही ना। सो x बराबर आ जाएगा 1/6 की पावर 3/2, यही आ जाएगी ना जो आपने बताया। सो 0 और ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट है। जब तुम मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे होगे तुम ये दोनों पुट करोगे, 0 भी पुट करके देखोगे और ये भी पुट करके देखोगे कौन से पॉइंट पे मैक्स ज्यादा वैल्यू, जिसपे वैल्यू ज्यादा आएगी वो मैक्सिमा है, जिसपे कम आएगी वो मिनिमा है, ठीक है। 0 1 और जी 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 0 1 और हाँ, 0 वाला ये पूछ रहा हूं मैं कि ये फंक्शन तो 0 पे डिफाइंड है, x को 0 रखोगे फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, बट x को 0 रखोगे तो f डैश x की वैल्यू क्या आएगी, ये पूछ रहा हूं। x को 0 रखने पे f डैश x की वैल्यू क्या आएगी? भैया ये भी तुमसे आन निकल नहीं रहा। x को 0 रखो ना f डैश x में, क्या वैल्यू आएगी f डैश x की? इंफिनिटी हाँ इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब है कि फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये मतलब है ना। फंक्शन डिफरेंशिएबल कब नहीं होता है? या तो उस पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे उस पॉइंट पे, तो 0 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो 0 डोमेन का पॉइंट है जिस पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट है। देखो यहाँ पे कि कोई भी पॉइंट जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, या अगर डिफरेंशिएबल हो तो डेरिवेटिव 0 हो, तो यहाँ 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x को 0 रखने पे f डैश x की वैल्यू नॉट डिफाइंड आएगी, तो डिमेंशन डिफरेंस 0 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगी। मैं पूछ रहा हूँ, कहना मतलब ये है कि f डैश 0 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि 0 भी क्रिटिकल पॉइंट है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। तो 0 भी क्रिटिकल पॉइंट है, इसका मतलब हो गया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, सो मैक्सिमम मिनिमम क्या है, जस्ट आपको फाइंड करना है। तो डेफिनेशन क्या होता है कि कोई वैल्यू निकालो, मान लो कोई वैल्यू m से कम है और इससे ज्यादा है ना। तो ऐसा अगर तुम फाइंड कर लेते हो, तो ये जो कैपिटल M है इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना, यही ना। ऐसा हो जाए कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू m हो जाए और किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, अब यहाँ डिपेंड करेगा पॉइंट क्या है। सो उस तरीके से क्रिटिकल पॉइंट निकालते हो कैसे तुम। अब इसके पास दो मेथड है ना मैक्सिमम मिनिमम निकालने का। क्या होता है, एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक होता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक होता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। सो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तुम्हारे पास कोई फंक्शन है, तुम देख लो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, तो f डैश x निकालो और 0 पुट करो। यहां से x की कुछ वैल्यू आएगी, अगर डिफरेंशिएबल है तो। डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो पॉइंट भी काउंट करो जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो x की कुछ वैल्यू आ गई, मान लो चलो a b c आ गई सपोज,
मैं अभी मान रहा हूँ ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मान लो ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, सो डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव करो, जीरो पुट करो, तो ये तुम्हारे आए क्रिटिकल पॉइंट्स, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। सो ये तुम्हारे आए क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्या करोगे तुम, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हो, तुम्हें याद होगा तुम साइन स्कीम बनाते थे, क्या करते थे, इसको क्या बोलते हैं, साइन स्कीम। सो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में होता है हाँ वेवी कर्व, ये साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स। सो यहां तुम क्या करते हो कि x की मान लो वैल्यू ऐसा रख दिया a b c। अब ऐसा हो रहा है कि मान लो कि इससे पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव हो गया, फिर यहाँ पे मान लो पॉजिटिव रहा, यहाँ नेगेटिव हो गया। सो a पॉइंट पे क्या हो रहा है, फंक्शन केवल फंक्शन डिक्रीजिंग था फिर इंक्रीज, ये साइन स्कीम बना रहा हूँ एफ डैश एक्स का। तो यहाँ ये होता है कि x इज इक्वल टू a जो है पॉइंट ऑफ लोकल, क्या बोलोगे, मैक्सिमा या मिनिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव, एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है, मतलब ए पॉइंट पे फंक्शन डिक्रीजिंग थी फिर इंक्रीजिंग हो गई, तो मुझे क्या मिलेगी इस पे, लोकल मिनिमम। मिनिमा ना, पहले डिक्रीजिंग है फंक्शन, इसका माइनस का मतलब है एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है, मतलब एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है, नेगेटिव है। सो फंक्शन डिक्रीजिंग थी फिर इंक्रीजिंग हुई, तो इस पे मिनिमा मिलेगी मुझे, सो लोकल मिनिमा मिलेगी। एक्स इज इक्वल टू बी क्या होगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव हो रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इंक्रीजिंग था इंक्रीजिंग ही रह गया। ये मतलब है कि मान लो ऐसा है कि एक कोई पॉइंट है ऐसा, सो इंक्रीजिंग था उससे पहले उसके बाद भी इंक्रीजिंग है, तो इसको क्या बोलते हैं, तुमने सुना है वर्ड की नहीं, इस तरह के पॉइंट का नाम, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सुना है, यस सर। क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा, इस पॉइंट पे ना तो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगी ना मिनिमम वैल्यू देगी। यस। और सी पे क्या हो रहा है, सी पे पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, सो इंक्रीजिंग था बाद में डिक्रीजिंग हो गया, सो ये सी हो गया। सो इस पे लोकल मैक्सिमा मिलेगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो ये हो गया। चलो इसको आगे डिस्कस करता हूं मैं। सर ये लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, लोकल मैक्सिमा एक से ज्यादा भी हो सकता है, ग्लोबल मैक्सिमा एक ही होता है। ग्लोबल का मतलब हो गया, जैसे एग्जांपल देखो, हर स्टेट में एक टॉपर्स होते हैं, हर स्टेट में एक टॉपर है ना, तो वो लोकल मैक्सिमा हुआ पूरे। अब उन टॉपर्स में जो सबसे ज्यादा मार्क्स जिसके हैं वो ग्लोबल हुआ, समझ आया कि नहीं। तो ग्लोबल का मतलब पूरे डोमेन पे एक ही पॉइंट है जिसपे सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो वो ग्लोबल हुआ। लोकल क्या है, अपने रीजन में, वो अपने लोकेलिटी में मैक्सिमा है। जैसे एग्जांपल देखो, यहीं पे अगर मैं ऐसा बनाता तो जैसे देखो यहां भी लोकल मैक्सिमा है और यहां भी लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। ये मान लो पॉइंट डी है, सो डी पे भी लोकल मैक्सिमा है, सी पे भी लोकल मैक्सिमा है। क्यों? क्योंकि अपने आसपास के पॉइंट के लिए हाईएस्ट वैल्यू रख रहा है, तो ये लोकल अपने लोकेलिटी में, अपने गांव मोहल्ला में टॉपर है, ऐसा समझ लो, तो वो लोकल है। और जो पूरे इंडिया पे, इंडिया का मतलब हो गया पूरे डोमेन पे, पूरे डोमेन पे एक ही होगा जो ग्लोबल मैक्सिमा होगा, एक ही होगा जो ग्लोबल मिनिमा होगा। ग्लोबल मींस पूरे डोमेन पे एक ही वैल्यू जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी वो ग्लोबल है, हाईएस्ट आएगी। जो पूरे डोमेन पे एक ही वैल्यू जिसमें सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो ग्लोबल मिनिमा है। लोकल मतलब अपनी लोकेलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। सर इसका मतलब कि ग्लोबल मैक्सिमा तो लोकल मैक्सिमा हो सकते हैं, लेकिन लोकल मैक्सिमा ग्लोबल मैक्सिमा नहीं हो सकता। कैसे समझाऊं उसको, ग्लोबल वाला भी लोकल है, यस, जो ग्लोबल है वो भी कोई ना कोई लोकल ही है, हाँ, लेकिन सारे लोकल ग्लोबल नहीं हो सकते, लेकिन जो ग्लोबल है वो लोकल तो है, यस, ठीक है ना। मतलब उन्हीं में से, मैं कह रहा हूं उन्हीं में से एक है जो ग्लोबल है एक्चुअली, है ना, उन्हीं लोकल्स में से, यस। सो नेक्स्ट, ये तो हो गया तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अच्छा क्लास भी है, कोई नहीं, इसको खत्म कर लेते हैं अभी, वन वेरिएबल एटलीस्ट खत्म हो जाए। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, तो इसमें भी ऐसे ही है, तुम्हारा कोई फंक्शन गिवन होगा, सो कोई फंक्शन गिवन है, मान लो ये डिफरेंशिएबल है, सपोज दिस इज डिफरेंशिएबल, देन यू विल फाइंड f dash x, यू विल पुट 0, तो अगेन x की कुछ वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल a b c, सो ये फिर से तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट्स है, ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स है।
अब वो वेवी कर्व बनाने से बेटर है यहाँ पे वो नहीं बनाते हम, या जो मैं साइंस स्कीम बना रहा था एफ डैश एक्स का, चेक कर रहा था उस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी कि क्या होगी। पिछले मेथड में मैं चेक करूंगा कि एक्स की वैल्यू इस इंटरवल में है तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये था साइंस स्कीम फॉर एफ डैश एक्स, मतलब उस इंटरवल में वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है एफ डैश एक्स की। अब वो नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे हम ये नहीं करेंगे, हम बस डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे। सो एफ डैश एक्स तुम निकालो क्या आता है, उसके बाद 1 by 1 वैल्यू पुट करो। सो एक बार x को a रखो, एक बार b रखो और एक बार c रखो, ठीक है। अब तुम चेक करो वैल्यू क्या आती है। तो जैसे मान लो अभी के लिए समझा देता हूं मैं कि ये मान लो आ गया तुम्हारे पास मोर देन 0, ये आ गया इक्वल टू 0, ये हो गया लेस देन 0। तो बताओ अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो उस पॉइंट को क्या बोलोगे, लोकल मैक्सिमा का या लोकल मिनिमा का? मिनिमम। हाँ, so x is equal to a is point of local पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा, ध्यान रखना, ठीक है। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है मतलब ये कॉन्वेक्स फंक्शन है तो उसपे मिनिमा मिलेगा। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब ये पॉइंट है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब ये है वहां पे। और अगर 0 हो गया तो डबल डेरिवेटिव क्या पढ़ तो रखा है तुम लोगों ने सब? पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, यहाँ हो जाता है टेस्ट फेल, कुछ नहीं होगा, यहाँ हो जाता है टेस्ट फेल्स। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब है कि उस पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है, यहाँ हो जाता है टेस्ट फेल। अगर कभी ऐसा हो जाए तो वापस तुम्हें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि तुम डिसाइड कर सको कि लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है या नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है। तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का ही नाम है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। टू वेरिएबल में इसी को बोलते हैं सैडल पॉइंट, ठीक है ना। सो अगर नेगेटिव टेस्ट फेल्स मतलब टेस्ट कोई रिजल्ट नहीं देगा, इट विल गिव यू नो रिजल्ट, इसका मतलब नो कंक्लूजन, इसका मतलब नो कंक्लूजन, ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया तो मैक्सिमम। सो x is equal to c is point of लोकल मैक्सिमा। अब ये ग्लोबल क्या होता है, जब ग्लोबल कभी पूछ ले तुमसे तो पहले तुम सारे क्रिटिकल पॉइंट निकालो और अगर क्लोज इंटरवल कभी दे रखा है तो उसका एंड पॉइंट भी कंसीडर करो। सो क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स, उसमें कोई टेस्ट नहीं लगाना। कभी तुम्हें ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा पूछे तो कोई टेस्ट नहीं लगाना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बस तुम्हें क्या करना है क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं और अगर क्लोज इंटरवल दे रखा है तो उसका एंड पॉइंट लेने हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स को 1 by 1 फंक्शन में रखना है और हर पॉइंट में फंक्शन की वैल्यू निकाल के देखनी है। जिस पॉइंट पे लार्जेस्ट वैल्यू आई होगी वो ग्लोबल मैक्सिमा है, जिस पॉइंट पे स्मॉलेस्ट वैल्यू आई हो ग्लोबल मिनिमा है। कोई टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है जब तुमसे ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा की बात करें तब, ठीक है, ये चीज है ना। तो यहाँ पे कोई बी होगा और यहाँ पे कोई सी होगा, इस तरह केस होगा। एक्चुअली इसमें क्या है, इसमें कुछ चेंज ही नहीं आ रहा। नहीं, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे बी के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। सो यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट बी। सो बी के बारे में कोई कंक्लूजन नहीं है, बी कुछ भी हो सकता है, ए सी के बारे में इस तरह से। सो एनीवे हमने क्या डिस्कस किया आज, वन वेरिएबल ही डिस्कस किया बस। सो हमने यहाँ पे वन वेरिएबल में डिस्कस किया, लिमिट्स क्या है, कॉन्टिन्यूटी क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, फिर रोल्स थ्योरम क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, टेलर्स सीरीज एक्सपेंशन बताया मैंने। टेलर्स थ्योरम में जस्ट क्या होता है, फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करते हो कुछ टर्म तक, फिर उसके बाद एक एरर टर्म आता है। वो एरर टर्म ये तो उसमें था तुम्हारे पास कि x की वैल्यू मैं जाई ले करता हूँ, उसमें तुम्हें a प्लस थीटा लिया होगा, फिर थीटा 0 से 1 में कुछ इस तरह से लिया होगा, थीटा की वैल्यू आई थिंक a टू a प्लस h उस तरह से लिया होगा कुछ। सो उस रेंज में लिया होगा एनीवे। सो वो टेलर्स थ्योरम था। इंटरमीडिएट फॉर्म्स में देखा लिमिट्स में जरूरत पड़ती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स की लिमिट में जरूरत पड़ती है। मैक्सिमा और मिनिमा हमने डिस्कस किया। हाँ, या फॉर्मूला इनके सर, किसके? इंटरमीडिएट फॉर्म्स के। हाँ जैसे एक पिछली क्लास में बताया सर आपने। हाँ, तो उसके लिए क्वेश्चंस करेंगे, अभी को असाइनमेंट देंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अभी एक बार थ्योरी बस कंप्लीट कर ले रहे हैं। सो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में जो सीयूटी में आए थे, वो 1 की पावर इंफिनिटी के फॉर्म का था। तो उसका फॉर्मूला ये था कि तुमने देखा था fx - 1 इंटू जी एक्स ई की पावर, है ना। सो वो वाला था, ये डायरेक्टली भी लिख सकते। तो वो हम देखेंगे, अभी तुम लोग थोड़ा बुक से भी एक बार रेफर करो, बस एक बार डिस्कस कर लेता हूँ मैं।
क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है। स्टैट्स तो मैंने ढंग से कराए, मैथ्स मैं चूंकि एक बार करा देता हूँ, हाँ बाकी तो अभी तो कर ही चुके हैं, ये बाकी है। सो अभी मैंने क्या किया, जैसे एक बार थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ, हालांकि क्वेश्चंस अभी करेंगे, आगे असाइनमेंट्स मिलेंगे, टेस्ट में आएंगे ना, तो टेस्ट में डिस्कस तो करेंगे ही। सो ये है वन वेरिएबल का हमने डिस्कस किया ये वाली चीज़। तो नेक्स्ट क्लास में इसको टू वेरिएबल का डिस्कस करते हैं, फिर ये भी शायद हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा है नहीं इसमें कुछ, है ना। फंडामेंटल थ्योरम, डबल ट्रिपल इंटीग्रल, एप्लीकेशन में क्या एरिया निकालना है बस, आर्क लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ये है। और वन वेरिएबल हो गया, तो टू वेरिएबल कैलकुलस कल डिस्कस करेंगे, और ये डिस्कस करेंगे, थ्योरी खत्म कर लेंगे। बाकी डाउट्स किसी को हो तो, टाइम तो खत्म हो गया आज का, तो कल फिर 6 से 8 क्लास है, 6 से 8 में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो अभी आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर।